हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब एकदम अच्छा होगा। आज की वीडियो के अंदर हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारी क्लास 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर का नाम है कॉस्ट। जिस बुक को मैं फॉलो कर रहा हूं वो बुक है संदीप गर्ग, यानी कि मैंने अपने नोट्स जितने बनाए हैं वो उसी बुक को फॉलो करके बनाए हैं। उस बुक में ये चैप्टर नंबर 6 होता है एंड ये चैप्टर दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप चाहे नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कहो कि जब भी माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात होगी तब आपके कॉस्ट वाले चैप्टर की बात होगी। एंड दूसरा, क्लास 11th के आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स के पेपर में सबसे ज्यादा मार्क्स कैरी करने वाले चैप्टर्स में से एक होगा। एंड अगर आपको कॉस्ट अच्छे से समझ आता है देन आपका रेवेन्यू बहुत अच्छे से हो जाएगा, आपका प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम बहुत अच्छे से हो जाएगा, न्यूमेरिकल्स में आपकी कमांड बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। तो इस चैप्टर को बिल्कुल भी हल्के में लेने की कोशिश मत करना। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे शुरू करते हैं। चैप्टर है हमारा कॉस्ट एंड सबसे पहली डेफिनेशन आती है कि भाई कॉस्ट का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है। तो जब भी मैं किसी लेमन बंदे से, यानी कि जो इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट नहीं है, और उससे अगर मैं पूछूं कि भाई तू एक बात बता कॉस्ट क्या होती है, तो आई थिंक उसके पास एक ही आंसर होगा कि कॉस्ट का मतलब होता है किसी भी चीज की कीमत, यानी कि किसी भी चीज का खर्चा, कीमत जो भी होती है उसी को हम कॉस्ट कहते हैं। एंड ये डेफिनेशन एक्चुअली गलत है भी नहीं, बट सिंस हम लोग 11th के माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो हमें इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी ज्यादा इन डेप्थ में पता होनी चाहिए। तो देखो, कॉस्ट की डेफिनेशन को ना कुछ इस तरीके से लिखा गया है कि कॉस्ट इज द सम ऑफ व्हाट एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इंप्लिसिट कॉस्ट। यानी कि दो तरह की कॉस्ट है, एक है एक्सप्लिसिट एक है इंप्लिसिट। इस दो तरह की कॉस्ट को अगर हम प्लस कर देंगे तो हमारी कॉस्ट निकल कर आ जाएगी या फिर टोटल कॉस्ट निकल जाएगी। तो अब यहां पे एक अच्छे क्वेश्चन से हमें दो अच्छे क्वेश्चंस में ले आए ये लोग कि क्या होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड क्या होती है इंप्लिसिट कॉस्ट। तो देखो, एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इंप्लिसिट कॉस्ट को समझाने के लिए मुझे पहले दिक्कत होती थी बच्चों को बताने में, कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा उनको समझ आ जाए, ये चीज मेक श्योर करना थोड़ा डिफिकल्ट होता था। बट अब मैंने क्या करा है, इस चीज के लिए एक एग्जाम्पल लिया है और आई एम प्रीटी श्योर कि इस एग्जाम्पल को करने के बाद आपको ये दो चीजें बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी। ठीक है ना। थोड़ा सा हम इसमें टाइम इन्वेस्ट करेंगे बट बाय द एंड हमको ये पूरा का पूरा टॉपिक समझ आ जाएगा। तो देखो, इस चीज को समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल, एक एजम्पशन लेनी है कि मैं कौन हूं। एक बुक्स की पब्लिशिंग कंपनी चलाता हूं, यानी कि मैं बुक्स छापने का बिजनेस करता हूं एंड मेरी बुक्स फॉर अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स होती हैं। एंड इसके ओनर कौन है? विनय पाठक पब्लिकेशंस है। ठीक है ना। अब जरा मेरी बात सुनो, जब भी मैं बिजनेस करता हूंगा तो फिर उसमें मेरे बहुत सारे खर्चे होते होंगे। बिजनेस बातों से तो चलता नहीं है, बिजनेस में आपको बहुत तरह के खर्चे करने होते हैं। एंड खर्चे देखो मैंने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रखे हैं। एक कैटेगरी मैंने रेड में लिखी हुई है और एक कैटेगरी मैंने यहां पर पिंक कलर में लिखी हुई है। पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो रेड में कैटेगरी लिखी है उसके बारे में। तो देखो, सबसे पहले किसी भी बिजनेस के लिए किस तरह के खर्चे होते हैं कि मान लेते हैं मैं इस बुक को, ये डीके गोयल है हमारी, ठीक है ना, अकाउंटेंसी की। तो इस बुक को छापने के लिए सबसे पहली चीज क्या चाहिए? कागज, यानी कि पेपर चाहिए। पेपर चाहिए, इंक चाहिए, इसके ऊपर जो कवर है उसके लिए आपको मटेरियल चाहिए, यानी कि सबसे पहले आपको रॉ मटेरियल चाहिए। और रॉ मटेरियल आप जिस सप्लायर से खरीदोगे उस सप्लायर को आपको पेमेंट करनी होगी। अज्यूम कर लेते हैं कि 10 लाख रुपए पर मंथ मैं क्या करता हूं, इस चीज पे खर्च करता हूं, इसके मटेरियल को, इसके रॉ मटेरियल को परचेज करने में। तो सबसे पहली कॉस्ट मेरी ये निकल कर आ गई। दूसरा क्या होता होगा सबसे बड़ा खर्चा? जो यहां पर मेरे एम्प्लॉय काम करते हैं, लेबर काम करती है, जो क्या करते हैं, इसको काटते हैं, इसको प्रिंट करने में, मशीन चलाने में, ऑपरेट करने में जो भी मेहनत करते हैं वो मेरे स्टाफ होते होंगे, उनको मुझे सैलरी देनी होती होगी। और मान लेते हैं कि जो मैं सैलरी देता हूं वो 5 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी भी देता हूं टोटल ओवरऑल। ठीक है ना। तीसरा क्या होता होगा? जिस फैक्ट्री में ये सारा काम हो रहा है उस फैक्ट्री के अंदर भाई बिजली लगती है, मशीन पानी से तो चलती नहीं है, बिजली से चलती है। अब उस इलेक्ट्रिसिटी का जो खर्चा है, वो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा मैंने मान लिया 1 लाख पर मंथ है। और मैं अज्यूम कर रहा हूं कि टोटल यही 3 खर्चे होते हैं। और भी अगर कोई खर्चे हैं आपके, जैसे आपने बाहर का कोई बिल्डिंग रेंट पे लिया है तो आप उस रेंट पे कर रहे हो, अगर आपने कोई छोटे मोटे मिसलिनियस एक्सपेंसेस आपके हो गए, चाय बनने का खर्चा, बिस्किट का खर्चा जो आपके एम्प्लॉइज को चाहिए होता है, ये सारे खर्चे मिलाकर मैं ओवरऑल मान लेता हूं कि हमारा 16 लाख रुपीज, 10 + 5 + 1, 16 लाख रुपीज पर मंथ का मेरा मोटा मोटा खर्चा है। जिसमें मैं पेमेंट किनको कर रहा हूं? मैं आउटसाइडर्स को पेमेंट कर रहा हूं। आउटसाइडर्स यानी कि मेरे बिजनेस के बाहर के लोग, जैसे सप्लायर हो गया, मेरे एम्प्लॉइज हो गए, और जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है जिनको मैं सैलरीज पे करता हूं। ये सारे खर्चे जो मैं किसी आउटसाइडर को पे करता हूं उसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो आपको आंख बंद करके एक चीज समझ लेनी है कि जब भी आपका खर्चा हो रहा है
और आपके यहां से पैसे बाहर जा रहे हैं, तो उस तरह के खर्चे या उस तरह की कॉस्ट को आप एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहोगे। एंड इसके अंदर आप लिटरली और कोई भी चीज ला सकते हो। जैसे मान लेते हैं मैंने बिजनेस करने के लिए बैंक से लोन लिया है। बैंक कौन है? आउटसाइडर है। अगर मैंने उससे लोन लिया है तो उस लोन पे मुझे इंटरेस्ट पे करना होगा, ब्याज पे करना होगा। जो इंटरेस्ट मैं उन लोगों को पे करूंगा, आउटसाइडर्स को, वो भी हमारा एक्सप्लिसिट कॉस्ट का ही पार्ट होगा। अब यहां पर सारे एक्सपेंसेस लिखना पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने 3 मेन एक्सपेंसेस को यहां पर लिख दिया था। ठीक है। अब आपका एक मन में क्वेश्चन होगा कि सर खर्चा कोई भी हो, उसमें पेमेंट तो हम किसी ना किसी आउटसाइडर को ही करते होंगे ना। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, हम पेमेंट आउटसाइडर्स को भी करते हैं, बट एक ऐसा कॉस्ट होता है जो हमें दिखती नहीं है, पर वो कॉस्ट एक बिजनेस के लिए होती है। एग्जाम्पल क्या है? आइए जरा इसके लिए हम लोग थोड़ा सा पिंक वाले एरिया पे आ जाते हैं। अच्छा देखो, ध्यान से समझना। मान लेते हैं जहां पे मेरी फैक्ट्री सेटअप हो रखी है ना, जिस जगह मैंने अपनी ये बुक्स पब्लिश करने की फैक्ट्री सेटअप कर रखी है, वो फैक्ट्री मेरी खुद की है, यानी कि उसका ओनर मैं खुद हूं। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसका ओनर खुद हूं और मैं उसी में अपनी फैक्ट्री सेटअप कर रहा हूं, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे उस फैक्ट्री के लिए रेंट नहीं पे करना होगा। और अगर मैं उसके लिए रेंट नहीं पे कर रहा हूं, तो डू यू रियली थिंक कि वो कोई खर्चा है ही नहीं? आप कहोगे सर नहीं, जब आपको रेंट पे नहीं करना तो वो आपका खर्चा कैसे हुआ? बट आप इसको एक बार दूसरे तरीके से सोचने की कोशिश करो कि अगर मैं इस फैक्ट्री में खुद की कंपनी ना खोलता, खुद की फैक्ट्री ना खोलता, तो ये स्पेस मैं किसी और को रेंट पर दे सकता था? बिल्कुल दे सकता था। किसी और को मैं रेंट पर देता तो वहां से मुझे कुछ ना कुछ रेंट मिल सकता था, बिल्कुल मिल सकता था। बट क्योंकि मैं अपना खुद का बिजनेस कर रहा हूं, वो रेंट तो मुझे नहीं मिल रहा है ना। सो डोंट यू थिंक कि इस बिजनेस को इस स्पेस में, मेरी इस बिल्डिंग के अंदर खोलने की जो एक कीमत है, जो पैसा मैं कमा सकता था, बट बिकॉज मैं ये बिजनेस कर रहा हूं अब वो मैं नहीं कमा पा रहा हूं, डोंट यू थिंक कि ये एक कॉस्ट है? ये बिल्कुल एक कॉस्ट है। बस आपको देखने का नजरिया बनाना है कि भाई कोई चीज जो आप कमा सकते थे बट आप कमा नहीं पा रहे हो क्योंकि आप ये बिजनेस कर रहे हो, वो आपकी एक कॉस्ट होती है। और इकोनॉमिक्स की दुनिया में एक कहावत है कि अगर किसी चीज से आपको पैसा आ सकता था पर वो आ नहीं रहा, तो वो ऐसे माना जाएगा जैसे आपका पैसा जा रहा है। यहां पर रेंट मुझको मिल सकता था बट मुझको नहीं मिल रहा है, तो वो इस बिजनेस को करने की एक कीमत है, वो एक कॉस्ट है। अब सिंस यहां पे आउटफ्लो ऑफ मनी नहीं हो रहा है, तो क्या ये कॉस्ट नहीं है? बिल्कुल एक कॉस्ट है। एंड इस तरीके की कॉस्ट को, जिसमें कोई बाहर पैसा नहीं जा रहा है बट स्टिल वो एक कॉस्ट का पार्ट है, इनको हम लोग कहते हैं इंप्लिसिट कॉस्ट। आई होप आपको बात समझ आ रही है। एंड इसका एग्जांपल सिर्फ एक फैक्ट्री की बात नहीं होगी। जैसे फैक्ट्री इज ओन्ड बाय विनय, यानी कि मैंने फैक्ट्री ओन करी है, इसका मंथली रेंट जो एस्टिमेटेड है वो 1 लाख रुपीस पर मंथ है। तो भाई ये पैसा मैं कमा सकता था किसी और को रेंट पर देकर, बट सिंस मैं नहीं दे रहा हूं रेंट पे, तो ये मेरी खुद की कीमत है। दूसरा, मैंने बिजनेस भाई पैसा लगाया होगा, उसमें इन्वेस्टमेंट करी होगी। जो कैपिटल मैंने इन्वेस्ट करी है अपने बिजनेस में, वो टोटल 1 करोड़ रुपए करी है। 1 करोड़ रुपए मैंने इन्वेस्ट करे हैं। अब एक बात बताओ, वैसे एक बात बता देता हूं मैं कि बैंक में अगर मैं इस पैसे को डिपॉजिट करता तो वहां से मुझे 6% पर एनम का इंटरेस्ट मिलता। बट क्योंकि ये 1 करोड़ रुपए मैंने बैंक में डिपॉजिट नहीं करे, मैंने इसे अपने बिजनेस के अंदर लगा दिए हैं, तो वो 6% पर एनम, यानी कि 6 लाख रुपए पर साल का जो इंटरेस्ट मैं कमा सकता था, अब तो वो मैं नहीं कमा पा रहा हूं। तो इसका मतलब क्या है? वो इस बिजनेस को करने की कीमत है या नहीं है जो मैं चुका रहा हूं? बिल्कुल चुका रहा हूं। बट सर आप किसी को इंटरेस्ट पे थोड़ी ना कर रहे हो, क्या फर्क पड़ता है? मैं किसी को पे नहीं कर रहा, पर मेरे पास आ भी तो नहीं रहा है। जो आ सकता था बट इस बिजनेस को करने की वजह से नहीं आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगी? इस बिजनेस को करने की कॉस्ट आ जाएगी। सिर्फ बात को कहने का नजरिया चेंज कर दो कि आ सकता था पर नहीं आ रहा है इस बिजनेस को करने की वजह से, तो वो इस बिजनेस की कॉस्ट हो जाएगी। एंड इस कॉस्ट को हम इंप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। तीसरा एग्जांपल, मान लेते हैं जो विनय है वो एक एमबीए, मतलब उसने एमबीए कर रखी है एंड वो चाहे तो किसी भी अच्छी कंपनी में जॉब कर सकता है और वो 1 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी कमा सकता था। पर विनय ने जॉब करने का नहीं चुना। विनय ने क्या चुना? विनय ने कहा कि मैं अपना बिजनेस करूंगा। अब क्योंकि वो इस बिजनेस को कर रहा है, तो जो सैलरी उसको मिल सकती थी, अब तो वो उसको सैलरी नहीं मिलेगी। एंड अगर वो सैलरी नहीं मिलेगी क्योंकि वो ये बिजनेस कर रहा है, तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ दैट सैलरी, वो भी क्या बन जाएगा? एक खर्चा बन जाएगा। एंड इसको ही हम लोग इंप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। तो आपको आंख बंद करके मैं एक सिंपल सा रूल बता देता हूं। अगर कोई खर्चे में एक्चुअली आउटफ्लो ऑफ मनी हो रहा है, पैसा बाहर जा रहा है, उस कॉस्ट को एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहोगे। बट दूसरा, एक ऐसा खर्चा जिसमें एक्चुअली कोई पैसा बाहर नहीं जा रहा है
बट वो रिसोर्स को यूज करके आप पैसे कमा सकते थे। बट सिंस आप ये बिजनेस कर रहे हो, अब वो पैसा आपके पास नहीं आ रहा है, तो वो भी एक कॉस्ट का पार्ट माना जाएगा, एंड उसको हम लोग इंप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। बात खत्म। और जब हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं, यानी कि एक्सप्लिसिट एंड इंप्लिसिट कॉस्ट को जब हम लोग प्लस कर देते हैं, तो किसी भी बिजनेस की टोटल कॉस्ट निकल कर आ जाती है। यहीं से एक और एमसीक्यू का क्वेश्चन बन सकता है कि जितनी भी एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती हैं, वो एक्चुअली अकाउंटिंग कॉस्ट भी कहलाती हैं। अकाउंटिंग कॉस्ट यानी कि आप अकाउंट्स के अंदर जितने भी खर्चों की बात करते हो, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, उसमें सिर्फ आप उन लोगों की बात करते हो जहां पे आपके पैसे बाहर जा रहे हैं। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज ओनली अकाउंटिंग कॉस्ट। वेयर एज अगर आप अपनी एक्सप्लिसिट एंड इंप्लिसिट कॉस्ट को प्लस कर दो, एक्सप्लिसिट एंड इंप्लिसिट कॉस्ट को प्लस कर दोगे, तो आपकी इकोनॉमिक कॉस्ट आती है। किसी भी चीज की इकोनॉमिक कॉस्ट आती है। क्या आपको बात समझ आ गई? आई रियली होप आपको समझ आ गई होगी। अब आप चाहो तो एक बार इसको अच्छे से रीड कर सकते हो, एंड मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि साथ के साथ इसको लर्न ही कर लो कि भाई एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है जहां पे एक्चुअली आपका पैसों का खर्चा होता है, ठीक है ना? किन चीजों पे? इनपुट्स खरीदने में अपने बिजनेस के लिए, और आप पेमेंट करते हो आउटसाइडर्स को उनकी फैक्टर सर्विसेज लेने के लिए, चाहे आप उधार ले रहे हो या उनकी सप्लायर रॉ मटेरियल ले रहे हो, उनकी लेबर सर्विसेज ले रहे हो, कुछ भी हो सकता है, जैसे कि वेजेस पेड टू एम्प्लॉयज, पेमेंट फॉर रॉ मटेरियल एटसेट्रा। वेयर एज इंप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है? ये एस्टिमेटेड वैल्यू पे चलता है, क्योंकि भाई एक्चुअली आप कोई पैसा बाहर तो पे नहीं कर रहे हो, बट जो पैसे आप एस्टिमेटेड बेसिस पे कमा सकते थे, वो उसकी वैल्यू हमारी कॉस्ट का पार्ट फॉर्म करती है। तो एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इनपुट्स सप्लाइड बाय द ओनर्स इंक्लूडिंग देयर नॉर्मल प्रॉफिट, ये हमारा इंप्लिसिट कॉस्ट का पार्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा एस्टिमेटेड इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल। अपनी खुद की जो आपने कैपिटल लगाई है, उस पे जो इंटरेस्ट आप एस्टिमेटेड बेसिस पे कमा सकते थे, वो जो एग्जाम्पल मैंने दिया था जिसमें 6% पर एनम था, वो इसी की बात कर रहा है। दूसरा, एस्टिमेटेड रेंट ऑफ ओन लैंड, अपनी खुद की जमीन का जो मैं रेंट कमा सकता था बट मैं नहीं कमा पा रहा हूं, वो भी हमारा इंप्यूटेड हो जाएगा। इंप्यूटेड सैलरी, इंप्यूटेड होता है बेसिकली एस्टिमेटेड सैलरी ऑफ सर्विसेज ऑफ एंटरप्रेन्योर यानी कि मैं बिजनेसमैन जो अपनी खुद की सर्विसेज अपने बिजनेस को दे रहा है, बट क्योंकि वो खुद को पैसे नहीं दे रहा है उस चीज के, बट उसकी एक कीमत है पैसों की, वो हमारा इंप्लिसिट कॉस्ट का पार्ट हो जाएगा। ऑलराइट, तो जो अकाउंटिंग कॉस्ट और इकोनॉमिक कॉस्ट वाली बात है, वो मैंने देखो यहां पर मेंशन करी हुई है, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जितना मैंने आपको कराया है, इसमें जितना टाइम लगा, बाकी चीजों में उतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना? अब सुनो, कॉस्ट फंक्शन क्या चीज होती है वो मैं आपको बता देता हूं। कॉस्ट फंक्शन की डेफिनेशन पे अभी हम लोग बहुत ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि यहां से आपको बहुत ज्यादा समझाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बट अभी फिर भी लेमन टर्म्स में आप इसको एक बार समझ लो कि कॉस्ट फंक्शन मतलब, फंक्शन की जब मैं बात करता हूं तो आई एक्चुअली टॉक अबाउट फंक्शनल रिलेशनशिप, बेसिकली एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप, रिश्ता, फंक्शन, ठीक है ना, जिसमें आप फंक्शनल रिलेशनशिप कर रहे हो किसके बीच में? कॉस्ट और जितना आउटपुट आप प्रोड्यूस कर पा रहे हो उसके बीच में, यानी कि कितनी कॉस्ट लग रही है और उससे कितना आउटपुट बन पा रहा है, इन दोनों के बीच की एक मैथमेटिकल इक्वेशन होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट फंक्शन। और ये हमारा देखो, इसको किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे? C फॉर कॉस्ट, C इज कॉस्ट, F का मतलब क्या है? फंक्शन यानी कि रिलेशनशिप, और Q मतलब क्या है? क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, यानी कि हम लोग आउटपुट की बात कर रहे हैं। दैट्स इट। अगली चीज आती है हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर आप एक चीज नोटिस करो कि जो इंप्लिसिट कॉस्ट का पूरा कॉन्सेप्ट है वो किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के ऊपर। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब क्या होता है? नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, फॉरगॉन। आपने अपने चैप्टर नंबर 1 में ये चीज पढ़ी होगी ऑलरेडी। उसमें हमारा क्या होता है कि जो पैसा हम कमा सकते थे बट अब नहीं कमा पा रहे हैं, वही तो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती थी। और यहां पर भी हम लोग किस चीज का ढिंडोरा पीट रहे हैं कि भाई मैं रेंट कमा सकता था बट नहीं कमा पा रहा हूं, तो ये मेरी क्या बन जाएगी? ये एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो इंप्लिसिट कॉस्ट का जो कॉन्सेप्ट है, इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन दिस थिंग कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दैट्स इट। अब जरा इस पे एक बार क्वेश्चन हो जाए फटाफट से, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई इनमें से कौन कौन सी एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, कौन कौन सी इंप्लिसिट कॉस्ट है, ठीक है ना? ध्यान से देखना। मैंने इन्वेस्टमेंट करी है किस चीज में? फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करी है। कितने रुपए की? 2000, और ये जो सारी फिगर्स है थाउजेंड्स की टर्म में है, बट 1000 मतलब 000 और लगा दो इसके आगे तो उतनी एक्चुअल फिगर है।
बट आपको वो करने की जरूरत नहीं है, इसे थाउजेंड्स की टर्म में ही रहने दो, ठीक है ना, आपको क्रिएटिविटी करने की जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनना, आपने टोटल जो पैसा लगाया बिजनेस में, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स मतलब पूरा मशीन वगैरह लगाने में, फैक्ट्री सेटअप करने में, पूरी बिल्डिंग बनाने में जो आपको पैसे लगे वो 2000 रुपीज लगे हैं, ठीक है ना। आपने उधार कितना लिया है, बोरोइंग्स आपने करी है 12% इंटरेस्ट पर एनम, 12% इंटरेस्ट पर एनम का आपने उधार लिया है, ठीक है। आपने वेजेस कितनी पे करी है ड्यूरिंग द ईयर, आपने 120 रुपए की वेजेस पे करी है अपने एम्प्लॉइज को। आपकी जो एनुअल रेंटल वैल्यू है ओनर की खुद की फैक्ट्री की बिल्डिंग की, एनुअल रेंटल वैल्यू, एनुअल मतलब पूरे साल की, रेंट की जो वैल्यू ओनर की अपनी खुद की फैक्ट्री बिल्डिंग की, यानी कि बिल्डिंग किसकी है, ओनर की खुद की है। तो इंप्लिसिट कॉस्ट का कॉन्सेप्ट आने वाला है दोस्त, ठीक है ना। एनुअल रेंटल वैल्यू ऑफ ओनर्स फैक्ट्री बिल्डिंग कितनी है, 100 रुपीज है। दूसरा, एनुअल डेप्रिसिएशन जो लगेगा, डेप्रिसिएशन होता है जब आप किसी एसेट को यूज करते हो तो हर साल उसकी कितनी वैल्यू रिड्यूस हो रही है उसको आप डेप्रिसिएशन बोलते हो, ठीक है ना। उसकी जो कॉस्ट है वो 100 रुपीज है। और लास्ट, एस्टिमेटेड एनुअल वैल्यू ऑफ मैनेजमेंट सर्विसेज ऑफ ओनर, यानी कि ओनर अपनी बिजनेस को जो सर्विसेज दे रहा है मैनेजमेंट की, उसकी भी अपनी खुद की कीमत है, ठीक है ना। उसकी क्या वैल्यू है, 240 रुपीज है। मुद्दा यह है कि सर एक्सप्लिसिट कॉस्ट कितनी होगी और कितनी होगी हमारी इंप्लिसिट कॉस्ट। तो दी एक्सप्लिसिट कॉस्ट, यहां पे मैंने लिख दी इंप्लिसिट कॉस्ट। सबसे पहले हम देखो बात करेंगे किसकी, एक्सप्लिसिट कॉस्ट की, जिसमें पैसा बाहर जा रहा है। सबसे पहले देखो, बोरोइंग्स करी थी आपने कितने की, 1500 रुपए की, 1500 रुपए की बोरोइंग्स करी थी और इस पे आपका कितना 12% पर एनम का इंटरेस्ट लग रहा है। तो जो आप बैंक को बाहर वालों को पे कर रहे हो कितना, 1500 का 12%, ये हमारा कितना निकल कर आ जाता है, आई गेस 180 निकल कर आ जाता है, 180 रुपीज। ये आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट का पार्ट हो जाएगा क्योंकि आपने बाहर वालों से उधार लिया, उस पर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो। दूसरी चीज हमारी क्या हो जाएगी, जो वेजेस आपने पे करी है, कितने रुपए की, 120 रुपीज की आपने वेजेस पे करी है, वो हमारी एक आउटफ्लो ऑफ मनी हो रहा है, वो भी हमने यहां पे ऐड कर दिया। तीसरा देखो, एनुअल रेंटल वैल्यू जो है आपकी वो ओनर की खुद की फैक्ट्री बिल्डिंग है, तो पैसा बाहर नहीं जा रहा है, तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट नहीं हो सकती है। बट एनुअल डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन किस पे लग रहा है, एसेट पे लग रहा है, एसेट यानी कि मशीन्स वगैरह पे। मशीन जब आपने खरीदी होगी तब तो पैसा बाहर गया होगा ना, तब तो पैसा बाहर गया है, पर हम पूरी कॉस्ट इस साल रिकॉर्ड नहीं करते हैं। डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट ही इसलिए आया है कि आप मशीन की पूरी कॉस्ट को इस साल रिकॉर्ड नहीं करोगे, क्योंकि मशीन आने वाले 5-10 साल तक आप यूज करोगे, तो हर साल उसका कितना कॉस्ट का हिस्सा आप इस साल मानोगे उसका एक्सपेंस, वो डेप्रिसिएशन होता है। तो भाई डेप्रिसिएशन भी क्या है, एक एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, क्योंकि इसमें पैसा एक्चुअली बाहर गया था। तो आपकी मशीन कितने की है, देखो टोटल जो आपने इन्वेस्टमेंट कितने की करी है, फिक्स्ड एसेट्स यानी कि मशीन्स कितने की है, 2000 रुपए की है। तो 2000 रुपए की मशीन्स है और उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगा है, अच्छा निकालने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी दे रखा है, वेरी गुड। डेप्रिसिएशन 100 रुपीज का हमको दे रखा है कि ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट का पार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो डेप्रिसिएशन यहां पे मैंने 100 ऐड कर दिया। और ये जो एस्टिमेटेड एनुअल वैल्यू ऑफ मैनेजमेंट सर्विसेज है, इसमें पैसा बाहर नहीं गया है, सो ये इंप्लिसिट कॉस्ट का पार्ट होगा। अब अगर हम इन सबको प्लस कर दें तो कितना निकल कर आ जाएगा, 300, 100, 400 आ जाएगी। तो टोटल एक्सप्लिसिट कॉस्ट आपकी 400 हो जाएगी। यहां पर जो चीज आपको ध्यान रखनी है वो डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट रखना है, आप बच्चे भूल सकते हो, ठीक है ना। अगली चीज आती है इंप्लिसिट कॉस्ट। सबसे पहले नीचे से शुरू कर लेते हैं। इंप्लिसिट कॉस्ट की जो पहली चीज है हमारी वो क्या है, एस्टिमेटेड एनुअल वैल्यू ऑफ मैनेजमेंट सर्विसेज ऑफ ओनर। मैंने एग्जांपल में ऑलरेडी मेंशन करा था, जो कि कितनी है, 240 रुपीज है। इसमें और चीज क्या प्लस कर सकते हैं, एस्टिमेटेड एनुअल रेंटल वैल्यू कितनी है, 100 रुपीज है, क्योंकि ओनर की खुद की बिल्डिंग है, हमने ये भी कर लिया। सर इसके अलावा कोई और चीज है क्या, शायद आपको दिखेगी नहीं पर वो है। एक बात बताइए, आपने टोटल फिक्स्ड एसेट्स में कितना खर्चा किया है, 2000 रुपए का किया है। अब 2000 रुपए में आपको खर्चा करना है तो आपके पास दो ही सोर्सेज हैं वो खर्चा करने के, या तो आपने खुद का पैसा लगाया होगा या आपने पैसा उधार लिया होगा, इसके अलावा तीसरा कोई चारा नहीं होता है। आपने खुद का कितना पैसा लगाया है वो नहीं दे रखा है, बट आपने बोरोइंग्स कितनी करी है, यानी कि उधार कितना लिया है वो दे रखा है। बोरोइंग्स आपने करी है 1500 रुपए की, तो 2000 की मशीन्स खरीदने के लिए, पूरी फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए आपने 1500 रुपए बोरो करे हैं। इसका मतलब क्या है कि जब बचे हुए 500 रुपए हैं वो आपने क्या करा होगा, अपना खुद का पैसा लगाया होगा,
बिल्कुल लगाया होगा। इसी को हम क्या कहेंगे कि ये हमारी ओनर्स की खुद की कैपिटल है, और जो खुद का पैसा उसने लगाया है तो उसका जितना एस्टिमेटेड रेंट बनता है, डोंट यू थिंक कि वो भी इंप्लिसिट कॉस्ट का पार्ट है? बिल्कुल होगा वो, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखा है। तो कितना सर एस्टिमेटेड रेंट होगा, ये कैसे पता चलेगा? तो हम कहेंगे कि भाई जो बैंक था वो हमसे कितने रुपए इंटरेस्ट ले रहा था, वो हमसे ले रहा था 12% का इंटरेस्ट। तो इसका मतलब हमारे जो पैसे खुद के लगे हैं उसकी एनुअल रेंट इंटरेस्ट वैल्यू कितनी होगी? 12% होगी। तो इसका मतलब है जो 500 का 12% है, 500 का जो 12% है, यानी कि इसे आप 60 रुपए कर दो, ये हमारी क्या निकल कर आ जाएगी? ये हमारी इंप्लिसिट वैल्यू ऑफ ओनर्स कैपिटल हो जाएगी। तो हम इनको सबको प्लस कर देंगे तो हमारा ये भी 400 रुपए आ जाएगा। तो 400 रुपए ही हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट का टोटल हो गया और 400 रुपए ही हमारी इंप्लिसिट कॉस्ट का भी टोटल हो गया। ये क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड इसमें आई थिंक सब कुछ क्लियर हो जाता है बच्चों को एक्सप्लिसिट एंड इंप्लिसिट कॉस्ट के बारे में। ठीक है ना? इस टॉपिक पे इससे ज्यादा टाइम लगाने की कोई समझदारी है नहीं। अब हम लोग आराम से आगे बढ़ सकते हैं। तो भैया अब आ जाओ जरा, अब हमारा नया टॉपिक शुरू हो रहा है जिसका बोलबाला बहुत ज्यादा है दोस्त, है ना? जिसमें हम फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट या एवरेज टोटल कॉस्ट सब पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। एक एक चीज जो मेरे दिमाग के अंदर है मैं आपके दिमाग के अंदर लॉजिकली उसको फिट कर दूंगा। ठीक है ना? उसके बाद लर्न करना आपका काम होगा। ठीक है ना? जैसे क्लास खत्म हो जाए उसके बाद आपको अच्छे से लर्न करना होगा। आइए दोस्त, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि शॉर्ट रन कॉस्ट कौन कौन सी होती है। पहली बात, सर शॉर्ट रन का मतलब क्या होता है? तो शॉर्ट रन में देखो, इसमें ज्यादा टाइम लगाऊंगा नहीं, मैं भी आपको सिर्फ इतना बता देता हूं कि शॉर्ट रन एक ऐसे टाइम पीरियड को बोलते हैं, और ये शॉर्ट रन कोई स्पेसिफाइड टाइम पीरियड नहीं है कि 1 साल, 6 महीना या 5 साल कि सर ये शॉर्ट रन होता है, लॉन्ग रन होता है। ऐसा कोई टाइम स्पेसिफाइड नहीं है। शॉर्ट रन मतलब एक ऐसा टाइम पीरियड जिसमें दो तरह की कॉस्ट पॉसिबल है। एक होगी आपकी फिक्स्ड कॉस्ट और एक होगी आपकी वेरिएबल कॉस्ट। यानी कि कुछ कॉस्ट होती है जिनका फिक्स नेचर होता है कि वो चेंज नहीं होती है चाहे आप कितना भी आउटपुट प्रोड्यूस करो, और वेरिएबल कॉस्ट होता है कि जितना ज्यादा आप आउटपुट प्रोड्यूस करोगे उतनी ज्यादा कॉस्ट होगी, जितना कम आउटपुट प्रोड्यूस करोगे उतनी कम कॉस्ट होगी। उनको हम वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। तो ऐसा टाइम पीरियड जिसमें ये दो तरह की कॉस्ट एग्जिस्ट कर सकती हैं उसको हम कहते हैं शॉर्ट रन पीरियड। वेयर एज लॉन्ग रन का मतलब होता है कि एक ऐसा टाइम पीरियड जिसमें फिक्स्ड कॉस्ट पॉसिबल नहीं है, एक ही कॉस्ट पॉसिबल होगी जो कि है वेरिएबल कॉस्ट। प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर ये चीज ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिटेल में कराई जा चुकी है, तो आपको यहां पर इस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? आइए, शॉर्ट रन में दो तरह की कॉस्ट आएंगी, एक आएगी आपकी फिक्स्ड कॉस्ट, एक आपकी आएगी वेरिएबल कॉस्ट। और अगर हम इन दो तरह की कॉस्ट को प्लस कर दें तो भाई टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा। बट सर अभी आपने थोड़ी देर पहले तो बताया था कि जो टोटल कॉस्ट या कॉस्ट जो होती है वो एक्सप्लिसिट और इंप्लिसिट कॉस्ट को प्लस करके होती है। तो भाई एक बात बताओ, अगर दो चीजों को प्लस करके एक तीसरी चीज निकल रही है, जरूरी थोड़ी ना है कि दूसरी दो चीजें प्लस करके नहीं निकल सकती है। जैसे आप अगर एक बात बताओ, अपने मम्मी पापा के बेटा या बेटी हो तो आप अपने भाई बहन के भाई बहन हो ना, मतलब एक बंदे का एक ही रिलेशन होगा, ये चीज पॉसिबल थोड़ी ना है। आपकी जो गर्लफ्रेंड होगी उसके तो आप बॉयफ्रेंड होगे ना। आप अपने मम्मी पापा के बेटे हो बट अपनी गर्लफ्रेंड के तो बॉयफ्रेंड होंगे ना। यानी कि एक ही बंदा दो अलग अलग रोल प्ले कर सकता है, नहीं कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। सिमिलरली अगर आपको कॉस्ट निकालनी है, टोटल कॉस्ट निकालनी है, तो अगर वो एक्सप्लिसिट और इंप्लिसिट कॉस्ट को प्लस करके आएगा तो क्या वो फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को प्लस करके नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। अलग अलग बेसिस पे अलग अलग रिलेशनशिप्स होते हैं और ये बात आपको समझनी होगी। अब सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि सर फिक्स्ड कॉस्ट एग्जैक्टली होती क्या है। तो मैं कहूं फिक्स्ड कॉस्ट या मैं कहूं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, दोनों एक ही बातें हैं। अब जरा समझते हैं ध्यान से क्या होती है ये। तो देखो, फिक्स्ड कॉस्ट में नाम में ही उसका काम छुपा हुआ है। ऐसी कॉस्ट जो कि चेंज नहीं होगी चाहे आप कितना भी आउटपुट बदल लो, यानी कि कितना भी आउटपुट बदल लोगे आपकी वो कॉस्ट चेंज नहीं होगी। यानी कि आप कम प्रोडक्शन करो या आप ज्यादा प्रोडक्शन करो, वो कॉस्ट सेम टू सेम रहेगी। ऐसी कॉस्ट को हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं। देखो नाम में लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू दोज कॉस्ट विच डू नॉट वेरी। वेरी का मतलब क्या होता है? वेरी का मतलब होता है चेंज। विच डू नॉट वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट। यानी कि जैसे आउटपुट इंक्रीज हो रहा है तो ये इंक्रीज नहीं होती है उस हिसाब से, जैसे आउटपुट डिक्रीज होता है तो ये डिक्रीज भी नहीं होती है, ये फिक्स्ड रहती हैं। इसलिए इसका नाम है फिक्स्ड कॉस्ट। जैसे एग्जांपल, रेंट ऑफ प्रेमाइसेस।
अगर मान लेते हैं जैसे मैंने लेट सपोज एक कोचिंग सेंटर खोला है, ठीक है ना, उस कोचिंग सेंटर को जो मैंने खरीदा है वो मैंने रेंट पे खरीदा है। रेंट कितना है उसका, मान लेते हैं 20,000 रुपए पर मंथ का रेंट है। अब यार ये जो मेरा कोचिंग सेंटर का स्पेस है, अब इसमें मैं चाहे एक बच्चे को पढ़ाऊं या मैं इसमें 50 बच्चों को पढ़ाऊं, जो इसका रेंट रहेगा वो 20,000 रहेगा या नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। सही बात है सर कि और अगर एक भी बच्चा ना पढ़ाऊं और मैंने रेंट पे ले रखी है वो जगह, तो भी मुझे वो देना ही पड़ेगा ना। यानी कि रेंट ऑफ द प्रेमाइसेस ये हमारी एक फिक्स्ड कॉस्ट होती है। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन लोन। मान लेते हैं मैंने अपने कोचिंग सेंटर को सेटअप करने के लिए, सारा एसी वगैरह लगाने के लिए, पूरी एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए लोन लिया था बैंक से। अब उस बैंक से लिए लोन के पैसे से मैं चाहे एक बच्चे को पढ़ाऊं या 50 या 500 बच्चों को पढ़ाऊं, भाई वो चेंज नहीं होने वाला है ना। इंटरेस्ट तो मुझे उतना ही पे करना पड़ेगा जितना हमारे बीच में तय हो रखा है, इसलिए वो एक फिक्स्ड कॉस्ट होती है। फिर सैलरी ऑफ परमानेंट स्टाफ। मान लेते हैं कि मेरे यहां पे एक रिसेप्शनिस्ट काम करती हैं या फिर एक अकाउंट्स का मैनेजर काम करता है। अब मेरे पास कम बच्चे पढ़े या ज्यादा बच्चे पढ़े, इस बात से उस परमानेंट स्टाफ को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो कहेंगे सर हमारी जितनी सैलरी आपको उतनी सैलरी देनी पड़ेगी। यानी कि सैलरी ऑफ परमानेंट स्टाफ भी हमारा क्या होता है, एक फिक्स्ड कॉस्ट होता है। तो आपको एग्जांपल्स याद होने चाहिए। फिक्स्ड कॉस्ट के भाई बहुत सारे नाम होते हैं और एक्चुअली हर नाम के पीछे एक लॉजिक भी होता है, बट मैं यहां पे सबके लॉजिक में नहीं घुसूंगा। मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि फिक्स्ड कॉस्ट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट नाम होता है जिसे हम कहते हैं अनअवॉइडेबल कॉस्ट। अनअवॉइडेबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? वो कॉस्ट जो आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, जो कॉस्ट लगनी ही लगनी है। जैसे एग्जांपल बताता हूं कि मैं जो बच्चों को पढ़ाता हूं, वो जो रेंट का स्पेस मैंने ले रखा है, अब मैं बच्चों को कम पढ़ाऊं, ज्यादा पढ़ाऊं या पढ़ाना बंद कर दूं, अगर मैंने यहां पर ये स्पेस ले रखा है तो मुझे रेंट देना ही पड़ेगा। मैं उस रेंट को अवॉइड नहीं कर सकता हूं ये बहाना देके कि सर इस महीने तो मैंने बच्चों को पढ़ाया ही नहीं। वो कहेगा भाई तेरे को रोका किसने था, तुझे पढ़ाना चाहिए था, मैं तो तुझसे रेंट लूंगा ही लूंगा, तू इस रेंट को अवॉइड नहीं कर सकता है। इसलिए हम इसको कहते हैं अनअवॉइडेबल कॉस्ट। ओके, आइए फिक्स्ड कॉस्ट की सबसे प्यारी बात क्या है कि ये सेम रहता है। सेम रहता है एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट, इवन एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। चाहे आप 0 यूनिट्स ही क्यों ना प्रोड्यूस कर रहे हो, आपका आउटपुट 0 यूनिट्स क्यों ना हो, फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहेगी। ठीक है ना। और फिक्स्ड कॉस्ट आप किन चीजों पे लगाते हो? जैसे मशीनरीज पे लगाते हो, लैंड खरीदने में लगाते हो, परमानेंट एसी हो गया, ये पीछे बोर्ड है आपको दिख नहीं रहा होगा, क्रोमा की है, वरना इस बोर्ड पे हो गया, आईपैड हो गया, लैपटॉप हो गया, आप इन चीजों पे फिक्स्ड कॉस्ट का पैसा लगाते हो। ठीक है ना। और इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो शॉर्ट रन के अंदर। लॉन्ग रन के अंदर तो ये भी चेंज हो जाता है, शॉर्ट रन में चेंज नहीं हो सकता है। अब जितनी भी चीजें मैं आपको कराऊंगा जिस तरह की भी कॉस्ट की बात करूंगा, उसका मैं आपको टेबल भी बनवाऊंगा, मतलब शेड्यूल बनवाऊंगा, और उसी का हम ग्राफ भी पढ़ेंगे। और ग्राफ से समझ बहुत अच्छे से आता है हम लोगों को। ठीक है ना। तो देखो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का शेड्यूल हमारा क्या हो जाएगा। यहां पे मैंने आउटपुट ले रखा है, यहां पे मैंने टीएफसी ले रखा है, और अब से हम शॉर्ट फॉर्म में बात करेंगे, टीएफसी, टीवीसी, टीसी, ऐसी बात करने वाले हैं। ठीक है ना। सबसे पहले अगर आपका आउटपुट 0 है, यानी कि आपने 0 यूनिट्स प्रोड्यूस करी है, आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? 12 रुपए है। ओके, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि चाहे आप 0 यूनिट्स ही क्यों ना बना रहे हो, रेंट जैसी चीजें, सैलरी जैसी चीजें वो तो रहेंगी ना। तो 12 रुपीज मेरी मान लेते हैं कॉस्ट है। अब 1 हो गया, वो अभी भी 12 है, वो 2 हो गया, वो अभी भी 12 है, मैं 5 कर दूं, 10 कर दूं, वो कितनी रहेगी? 12 ही रहेगी, क्योंकि ये फिक्स्ड कॉस्ट है। इसलिए टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन सेम एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट, इवन एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट। ये 0 लेवल ऑफ आउटपुट वाली बात याद रखना, यहां से आपका एमसीक्यू क्वेश्चन या ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन बन सकता है 1 नंबर का। ठीक है जी। आइए अगली चीज, ग्राफ हम किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे? पूरे के पूरे चैप्टर में एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या रखेंगे? आउटपुट, यानी कि जो भी चीज हम लोग बना रहे हैं उसका कितना आउटपुट है, कितना वो बनकर तैयार हुआ है, उन आउटपुट की यूनिट्स की हम लोग यहां पर बात करेंगे। अब जो आउटपुट है वो एक्स एक्सिस पे ले लिया, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट मैंने वाई एक्सिस पे ले लिया। चाहे 0 यूनिट्स बनाऊं, मान लेते हैं ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा 12 है, जो कि 12 हमने यहां पे मार्क किया हुआ है, ये पॉइंट हमारा 12 है। चाहे मैं 0 यूनिट्स बनाऊं तो भी मेरी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 12 है, 1 यूनिट बनाऊं तो भी 12 है, 5 यूनिट्स बनाऊं तो भी 12 है, ये सेम रहेगी। इसलिए ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा कर्व, और इसका एक नाम होता है, इसे हम लोग कहते हैं कि टीएफसी कर्व, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है। हॉरिजॉन्टल मतलब होता है वो लाइन जो ऐसे लेटी हुई होती है, इसे हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, इस लाइन को वर्टिकल बोलते हैं। ये एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है,
जो कि किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। पैरेलल मतलब जो आपस में कभी नहीं मिलती हैं, ऐसी जो लाइंस, दो लाइंस होती हैं। तो टीएफसी कर्व इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इस बात को याद कर लो, एमसीक्यू हर पॉइंट से बन सकता है। एमसीक्यूज की वजह से भाई अच्छी और बुरी चीजें दोनों हुई हैं। अच्छी चीज ये हुई है कि भाई ठीक है, सॉल्व करने में टाइम थोड़ा कम लगता है, टाइम कम वेस्ट होता है। बट बुरी चीज ये है कि भाई जिनसे पहले कभी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे, जिन एरियाज से, अब उन एरियाज के लिए भी विंडोज जो हो गई है वो ओपन हो गई है, तो आपको हर चीज रेडी रखनी पड़ेगी। ओके, तो ये पॉइंट हमारा हो गया। अब अगली चीज हमारी क्या है, अगली चीज है हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट या मैं बोलूं टीवीसी, एक ही बात है। वेरिएबल कॉस्ट या वीसी, एक ही बात है। इसको क्या कहते हैं, ये वो कॉस्ट होती है विच वेरी डायरेक्टली विद लेवल ऑफ आउटपुट। वो क्या थी, डू नॉट वेरी डायरेक्टली विद लेवल ऑफ आउटपुट। फिक्स्ड कॉस्ट ये वेरी करती है डायरेक्टली विद लेवल ऑफ आउटपुट। इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, जैसे पेमेंट फॉर रॉ मटेरियल, वेजेस, फ्यूल एटसेट्रा। अच्छा एक बात बताओ, मैंने एग्जांपल लिया था ना ये बुक्स वाले बिजनेस का अपना, कि मैं बुक्स बनाता हूं। अब मैं अगर कम बुक्स बनाऊंगा तो भाई जो पेपर और इंक है वो कम लगेगा या नहीं लगेगा, बिल्कुल कम लगेगा, यानी कि पेपर इंक की कॉस्ट कम होगी। मैं ज्यादा बुक्स बनाऊंगा तो पेपर और इंक की जो कॉस्ट होगी वो ज्यादा लगेगी, यानी कि जितना ज्यादा मेरा आउटपुट रहेगा ये कॉस्ट उतनी ज्यादा होगी, जितना कम मेरा आउटपुट होगा ये कॉस्ट उतनी कम होगी। एक और इंपॉर्टेंट चीज, मैंने एक भी बुक नहीं बनाई, एक भी बुक नहीं बनाई, सिर्फ फैक्ट्री सेट करके बैठा हुआ हूं, तो क्या मुझे पेपर और इंक खरीदने की जरूरत है, नहीं। यानी कि जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे ये जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वो भी जीरो रहेगी। बात समझ आ गई, बिल्कुल सर समझ आ गई है। और वेजेस कौन सी होती हैं, देखो वेजेस एंड सैलरीज में डिफरेंस क्या होता है। सैलरीज जो आप पे करते हो वो अपने परमानेंट स्टाफ को पे करते हो जो आपके पास परमानेंट है। वेजेस जो आप पे करते हो वो मजदूर हो, दिहाड़ी मजदूर को पे करते हो, कि जितना आपके पास काम आ रहा है आप उनको तब हायर करते हो, उनके पैसे देते हो और बाय बाय बोल देते हो, और जब काम नहीं होता है तो आप उनको बुलाते नहीं हो। तो अगर मैंने बुक छापी नहीं है तो मैंने किसी लेबर को बुलाया नहीं, लेबर को बुलाया नहीं तो वेजेस देनी नहीं पड़ेंगी, तो ये हमारी एक वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी। सेम गोज विद फ्यूल, जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे उतने ज्यादा फ्यूल की जरूरत पड़ेगी जनरेटर वगैरह चलाने में, जितना कम उतने कम की जरूरत पड़ेगी। वेरिएबल कॉस्ट जीरो होती है एट जीरो लेवल ऑफ इनकम या जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, आई एम सॉरी, सेम टू सेम बात जो मैंने अभी आपको बोली है। वेरिएबल कॉस्ट के तीन नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाम आपसे पूछा जा सकता है कि वेरिएबल कॉस्ट को आप प्राइम कॉस्ट कह सकते हो, ठीक है ना। वेरिएबल कॉस्ट का दूसरा नाम डायरेक्ट कॉस्ट है, और वेरिएबल कॉस्ट का तीसरा नाम अवॉइडेबल कॉस्ट है। फिक्स्ड कॉस्ट का नाम क्या था, अनअवॉइडेबल। वेरिएबल कॉस्ट का नाम क्या है, अवॉइडेबल। यानी कि अगर मैं डिसाइड करता हूं कि मैं इस महीने एक भी बुक नहीं बनाऊंगा, तो क्या मैं अवॉइड नहीं कर सकता हूं अपनी जो वेजेस है उनको, बिल्कुल। ना तो मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं तो ना मेरे को वो कॉस्ट देनी पड़ेगी, इसलिए मैं उस कॉस्ट को अवॉइड कर सकता हूं। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अवॉइडेबल कॉस्ट। सर इसका कर्व कैसा बनता है, कैसे ये होता है, उसे समझने के लिए हमें यहां पे ध्यान से समझना होगा। सबसे पहले हम लोग टोटल वेरिएबल कॉस्ट का शेड्यूल समझेंगे। शेड्यूल का मतलब होता है जब आप किसी भी चीज को समझाने के लिए टेबल की फॉर्म में प्रेजेंटेशन करते हो, टेबुलर प्रेजेंटेशन जो होती है उसको हम लोग शेड्यूल बोलते हैं। ये हो गई हमारी टेबुलर प्रेजेंटेशन। आइए, अगर मैंने जीरो आउटपुट बनाया है और ये सारी फिगर्स में इमेजिनरी फिगर्स ले रहा हूं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इनको लर्न कर लो। जब आप कहीं किसी क्वेश्चन में फंसोगे, आपको कुछ ही चीजें तो लर्न करनी है, आपको सब याद हो जाएगा, क्योंकि आप फिर वो डिफरेंस अगर आप अपने हिसाब से बनाओगे तो हो सकता है आप गलत डिफरेंसेस ले लो। तो इसलिए अच्छा है कि यार कुछ चीजें लर्न करने की है तो क्यों ना उसको एक बार रट लो, एंड बाय द एंड ऑफ द चैप्टर आपको ये अपने आप लर्न हो चुका होगा, ठीक है ना। जब आप जीरो आउटपुट बनाओगे तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। आपने एक यूनिट बनाया तो वो इंक्रीज होगी, कितनी हो गई, 6 हो गई, यानी कि 6 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट लगी। वो 2 हुई तो 6 से 10 हो गई, इंक्रीज हो गई, क्योंकि जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि ये डायरेक्टली वेरी करता है विद द लेवल ऑफ आउटपुट। आइए, एक चीज मैंने नोटिस करी पर आपने नोटिस नहीं करी, वो यहां पर है, ध्यान से देखना। जब पहले 0 से 1 हुआ तो वो कितने से इंक्रीज हुई, +6 हुआ। बट उसके बाद जब वो 1 से 2 हुई तो जो कॉस्ट इंक्रीज तो हुई, कॉस्ट इंक्रीज तो हुई, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, बट जो रेट ऑफ इंक्रीज है वो रिड्यूस हो गया, क्योंकि पहले वो 6 से इंक्रीज हुई थी, अब वो सिर्फ 4 से इंक्रीज हुई। सर कॉस्ट कम क्यों इंक्रीज हो रही है, क्या ये अच्छे दिन है, जी नहीं। अब इसका लॉजिक क्या है मैं बताता हूं आपको।
और उसके बाद नोटिस करना, जब वो 2 से 3 हुई, वो वापस से क्या हो गई, देखो 10 से 15, यानी कि 5 से इंक्रीज होनी चालू हो गई, फिर 9 से इंक्रीज हुई, फिर 11 से इंक्रीज हुई। इंक्रीज रेगुलर होगी, हमेशा इंक्रीज होगी वेरिएबल कॉस्ट, जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होगा। बट पहले जो रेट ऑफ इंक्रीज है वो क्या होगा, देखो रेट ऑफ इंक्रीज पहले रिड्यूस हुआ, 6 से 4 हुआ, और फिर उसके बाद क्या हो गया, वो वापस से इंक्रीज होना चालू हो गया, 4 से 5, 5 से 9, 9 से 11। रेट ऑफ इंक्रीज और इंक्रीज होना दो अलग बातें हैं। इंक्रीज होना मतलब सिर्फ बढ़ना, रेट ऑफ इंक्रीज किस स्पीड से बढ़ रहा है उसकी बात कर रहे हैं। तो पहले जो स्पीड थी वो रिड्यूस हुई, फिर जो स्पीड थी वो यहां से यहां इंक्रीज हो गई है। अब इस चीज का जो फर्क है वो हमारे ग्राफ पे भी पड़ेगा, और ग्राफ हमारा देखो किस तरीके से बनेगा, इन्वर्टेड एस शेप बोलते हैं इसको। देखो मैं ऐसे एस बना रहा हूं, आपका जो एक्चुअली एस होता है वो इस तरीके से बनता है, थोड़ा सा उसमें कर्व थोड़ा कम कर दो, एस ऐसे बनता है। बट इन्वर्टेड का मतलब क्या है, इन्वर्टेड का मतलब उल्टा एस बना रहे हैं। तो जो टीवीसी कर्व होता है उसकी जो शेप है, इसे हम लोग बोलते हैं कि टीवीसी कर्व इज एन इनवर्सली उल्टे एस शेप का कर्व होता है। यहां से यहां, फिर यहां से यहां। अगर आप नोटिस करो, एक चीज यहां पे नोटिस करो कि इस पॉइंट को मैंने मार्क कर दिया है कि यहां से यहां जब टीवीसी ऐसे इंक्रीज हो रहा है, जब भी याद रखना ऐसे इंक्रीज होगी कोई चीज, तो वो इंक्रीज तो हो रही है बट डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज हो रही है। जैसे ये 6 से 4 हुआ था, इंक्रीज हो रहा है बट रेट डिक्रीज हो गया, स्पीड थी वो डिक्रीज हो गई। बट आफ्टर दिस जो इंक्रीज हो रहा है वो इस तरीके से इंक्रीज हो रहा है, इस तरीके से इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि इंक्रीज भी हो रहा है और रेट ऑफ इंक्रीज भी इंक्रीज हो रहा है, स्पीड जो है इंक्रीज होने की वो भी इंक्रीज हो गई है। देखो 4 से 5, 5 से 9, 9 से 11। क्या लॉजिक है सर इस बात का, आओ बताते हैं। पहले तो कर्व का शेप याद रखना, एस शेप का कर्व है। दूसरी बात एमसीक्यू के लिए क्या याद रखनी है कि टीवीसी कर्व ओरिजिन से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होता है। क्यों सर, क्योंकि भाई जीरो आउटपुट पे जीरो होता है, बट जो टीएफसी कर्व था वो जीरो से शुरू नहीं होता है, क्योंकि जीरो आउटपुट पे भी वो पॉजिटिव होता है, 12 वाई एक्सिस पे होता है। ये छोटी छोटी बातें पेपर के लिए याद होनी चाहिए, ठीक है ना। आ जाओ, अब मुद्दा यह है कि सर टीवीसी इज एन इनवर्सली एस शेप्ड कर्व। क्यों, क्योंकि यहां पे ऑपरेट करता है हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हर जगह आएगा भाई, ये इतना इंपॉर्टेंट लॉ है। प्रोडक्शन फंक्शन की मेरी वीडियो देख लेना भाई, उसमें मैंने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में ताकत लगा दी है। यहां पर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्रोडक्शन फंक्शन की वीडियो देख लेना, उसमें लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, लॉजिक के साथ समझाया है। अभी यहां पे आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, मैं स्टिल आपको समझाता हूं बट उतनी डेप्थ में नहीं समझा पाऊंगा जितना मैंने वहां पे समझाया है। देखो टीवीसी कर्व इज इनवर्सली एस शेप्ड बिकॉज टीवीसी जो है, जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, वो इनिशियली स्टार्टिंग में इंक्रीज होती है, इंक्रीज तो होता है बट डिक्रीजिंग रेट पे, और बाद में क्या होता है, लेटर वो इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट पे। जो मैंने बात बताई थी, पहले ऐसे इंक्रीज हो रहा है फिर ऐसे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब मुद्दा यह है कि पहले सर वो इंक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग रेट पे, क्यों? तो इनिशियली टीवीसी राइजेस एट डिक्रीजिंग रेट बिकॉज बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर एंड इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। आपको दो तरह के फैक्टर्स चाहिए होते हैं प्रोडक्शन फंक्शन में। आपने एक चीज पढ़ी होगी, किसी भी चीज को प्रोड्यूस करना है, इस चीज को अगर मुझे बनाना है तो मुझे क्या चाहिए, दो तरह के फैक्टर्स चाहिए, कुछ फिक्स नेचर के, कुछ वेरिएबल नेचर के। जैसे मशीन हो गई वो फिक्स्ड हो गई, वेरिएबल कौन सा हो गया, जो मटेरियल हो गया, लेबर हो गई काम करने वाली, वो वेरिएबल हो गई। सब पहले जब नई नई मशीन पे काम चलता है तो क्या होता है, मशीन बेटर तरीके से यूटिलाइज हो पाती है, वो ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करती है। अब ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करती है तो जो किसी भी चीज को बनाने की कॉस्ट है वो क्या होगी, कम होगी, बिल्कुल। और जब स्टार्टिंग में लेबर काम करता है, जो वेरिएबल है, जो लेबर काम करेगी वो लेबर एकदम फ्रेश होगी, एकदम बढ़िया एफिशिएंसी के साथ काम करेगी। यानी कि पहली लेबर जब इंक्रीज 1 से 2 लेबर होंगी तो उनको मजा आएगा साथ में काम करने में, और मजा आएगा तो वो कम में ज्यादा काम कर पाएंगे। तो इसकी वजह से जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। कॉस्ट कम होना मतलब कॉस्ट के इंक्रीज होने की स्पीड कम हो गई है। कॉस्ट तो बढ़ेगी बट इंक्रीज होने की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। इसलिए पहले क्या होता है, वो इंक्रीज तो होगा बट जो इंक्रीज होने की स्पीड है वो धीमी रहेगी। बट एक लेवल पे पहुंचने के बाद जो फिक्स्ड एसेट्स है, जो फिक्स्ड फैक्टर है आपका, उसकी एक लिमिट होती है काम करने की। जैसी वो लिमिट क्रॉस हो जाती है तो वो उतने अच्छे से काम नहीं कर पाती जितने अच्छे से वो काम कर सकती थी।
यानी कि अब उतने अच्छे से अगर वो काम नहीं कर पाएगी तो वो ज्यादा कॉस्ट में उतना आउटपुट प्रोड्यूस करेगी जितना वो पहले करती थी। अब उसे कॉस्ट ज्यादा लगेगी, उसमें ज्यादा फ्यूल लगेगा, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और जो लेबर यानी कि जो वेरिएबल फैक्टर है वो भी अब उतने अच्छे से, उतनी एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर पा रही जितना पहले काम कर रही थी। यानी कि अब ज्यादा लेबर लगानी पड़ेगी, ज्यादा कॉस्ट लगानी पड़ेगी आउटपुट को बढ़ाने के लिए। तो यानी कि अब जो वेरिएबल कॉस्ट है वो इंक्रीज होगी इंक्रीजिंग रेट पे। यही रीजन है हमारा क्या, टीवीसी के इनवर्सली एस शेप होने के पीछे। जब भी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आएगा यहां पे वही चीज आएगी कि पहले बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर और एफिशिएंसी इंक्रीज है वेरिएबल फैक्टर की, बट बाद में फॉल इन एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, यहां पे एफिशिएंसी फॉल हो गई वेरिएबल फैक्टर की, और जो फिक्स्ड फैक्टर है उनकी एक लिमिटेशन है, उनकी एक कमी है, उससे ज्यादा वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। इस वजह से वो कॉस्ट ओवरऑल इंक्रीज हो जाएगी। इससे ज्यादा टाइम यहां पे इन्वेस्ट करने का कोई भी लॉजिक नहीं है। आई होप रोककर यहां पर इसको फटाफट से अभी के अभी लर्न कर लो, हो सकता है 3 से 4 नंबर का यहां से क्वेश्चन बन जाए। हाँ, अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा क्या, अगला कॉन्सेप्ट है टोटल कॉस्ट। पहले हमने टीएफसी पढ़ा, हमने टीवीसी पढ़ा, अब हम पढ़ने वाले हैं टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कुछ नहीं है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को प्लस कर दोगे तो टोटल कॉस्ट निकल कर आ जाएगी। अब जरा देखो, इट इज द टोटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय अ फर्म ऑन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है हर वो चीज जो जरूरी है प्रोडक्शन करने के लिए, रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी। इस लाइन को मैं बाद में बताऊंगा नोट को, पहले हम यहां पे शेड्यूल पढ़ लेते हैं। मैंने आपको एक बात बोली थी कि फिगर्स को याद रखना बहुत काम आएगी आगे, लास्ट तक काम आएगी जब तक ये चैप्टर खत्म नहीं होगा, ठीक है ना। आउटपुट हमारे देखो बेटा कब से चालू थे, 0 से चालू थे और 1 का गैप था, और 5 तक हमने आउटपुट दिखाए थे। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमने कितनी ली थी, 12 ली थी, और वो सेम रही थी एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट, क्योंकि ये फिक्स्ड कॉस्ट है। अगली चीज थी वेरिएबल कॉस्ट, 0 से शुरू होती है, 0 आउटपुट पे 0 वेरिएबल कॉस्ट, फिर इंक्रीज होकर 6 से 10, फिर 10 से 15, 15 से 24, 24 से 35। इंक्रीज पहले डिक्रीजिंग रेट पे, फिर इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। कुछ नहीं करना, टीसी अगर निकालना है तो टीएफसी और टीवीसी को प्लस कर दो, दोनों कॉस्ट को प्लस कर दो, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। 12 प्लस 0 12, 12 प्लस 6 18, 12 प्लस 10 22, 12 प्लस 15 27, 24 प्लस 12 प्लस 24 36 एंड 47। सॉर्टेड। इस चीज को सर ग्राफ पे कैसे प्रेजेंट करेंगे, दो ग्राफ आपको ऑलरेडी आते हैं। टीएफसी यहां पे हमारा 12 से शुरू होता था, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टीवीसी इनवर्सली एस शेप्ड होता है, पर वो ओरिजिन से स्टार्ट होता है, इसलिए देखो ये बनाना भी एक कला है एकदम फ्लो में। ये हो गया हमारा टीवीसी। अब सर टीसी के लिए एक्साइटेड है, टीसी के लिए एक्साइटेड है तो सिर्फ दो चीजों का ध्यान रखना है कि टीसी वहां से शुरू होगा जहां से टीएफसी शुरू होता है, यानी कि टीसी और टीएफसी सेम जगह से शुरू होंगे, बट टीसी जो है ना वो पैरेलल रहेगा टीवीसी के। देखो बिल्कुल जो फ्लो है इन दोनों के बीच का बिल्कुल सेम है। जब वो इंक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग रेट पे तो टीसी भी इंक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग रेट पे, बट जब टीवीसी इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट पे तो टीसी भी इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट पे। बिल्कुल इन दोनों के बीच का जो गैप है वो सेम रहेगा, यानी कि ये पैरेलल रहेंगे। अब आपके दो क्वेश्चन होने चाहिए कि सर व्हाई टीसी एंड टीएफसी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, एक ही जगह से शुरू क्यों हो रहे हैं। तो इसका आंसर यहां छुपा है। जब 0 आउटपुट होता है तो टीएफसी और टीसी दोनों बराबर है या नहीं है, क्योंकि टीवीसी तो 0 है ना। अब टीवीसी 0 है तो यानी कि टीसी और टीएफसी सेम टू सेम हुए दोस्त या नहीं हुए, बिल्कुल हुए। यानी कि 0 आउटपुट पे शुरुआत उनकी एक ही पॉइंट से होगी, ठीक है जी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कि सर टीसी एंड टीवीसी आपस में पैरेलल क्यों हैं, इसे बोलते हैं ये दोनों आपस में पैरेलल क्यों हैं। टीसी इज पैरेलल टू टीवीसी, व्हाई, क्योंकि एक बात बताओ, टीसी और टीवीसी के बीच का गैप क्या है, सिर्फ और सिर्फ टीएफसी। टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी होता है ना। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो सिर्फ टीएफसी है, और टीएफसी जो है वो सेम है एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट 0 से लेकर 5 तक। अगर टीसी और टीवीसी के बीच का डिफरेंस सेम है तो उनको ग्राफ पे जब हम दिखाएंगे तो उसके बीच का डिफरेंस भी तो सेम होगा ना। और डिफरेंस सेम का मतलब क्या है कि दो चीजें क्या है, आपस में पैरेलल है।
इसलिए टीसी एंड टीवीसी आर पैरेलल टू ईच अदर, दैट्स इट। इसके अलावा कोई रीजन ही नहीं है भाई, ठीक है ना। ये कर्व आप बना लेना ध्यान से, बड़ा प्यारा कर्व है, इंपॉर्टेंट कर्व है। अब चेंज इन टीसी इज एंटायरली ड्यू टू टीवीसी। यार यहां से ना ट्रू फॉल्स बन जाते हैं बहुत सारे, इसलिए आपको ट्रू फॉल्स को पहले ट्रू फॉल्स बताना होगा, फिर रीजन भी लिखना है। तो इसके लिए आपको सही चीज पता होनी चाहिए कि सही चीज एक्चुअली क्या थी। सो चेंज इन टीसी इज एंटायरली ड्यू टू टीवीसी। अगर टीसी में कोई चेंज आ रहा है, मतलब ये 12 से अगर 18 हो रहा है, 18 से 22 हो रहा है, तो उसमें टीएफसी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, सारा कंट्रीब्यूशन टीवीसी का है। क्योंकि टीएफसी तो भाई ढीट है, सेम है एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट, तो वो तो चेंज हो ही नहीं रहा है। यानी कि एनी चेंज इन टीसी इज एंटायरली ड्यू टू टीवीसी बिकॉज टीएफसी रिमेन सेम एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट। बात खत्म। हुआ समझ आया नहीं आया? बिल्कुल, एक एक चीज क्लियर हो गई है। और टोटल कॉस्ट के सारे कॉन्सेप्ट खत्म, हमारा टीएफसी खत्म, हमारा टीवीसी खत्म, हमारा टीसी खत्म, तीनों चीजें खत्म। अब हम बढ़ेंगे दोस्त एवरेज कॉस्ट की तरफ, ठीक है ना। 1 मिनट पानी का ब्रेक ले लेते हैं जल्दी से। या अब जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है वो है एवरेज कॉस्ट ऑफ ऑल दी कर्व्स, यानी कि ऑफ ऑल दी टोटल्स। हम लोग सबसे पहले टीएफसी जो है उसका एवरेज निकालेंगे, यानी कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालेंगे। फिर जो हमारा टीवीसी था, जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट था, उसका बन जाएगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। फिर जो हमारी टोटल कॉस्ट थी उसकी क्या बन जाएगी, एवरेज टोटल कॉस्ट, या इसी को हम लोग एवरेज कॉस्ट बोलेंगे। मैं तो एवरेज कॉस्ट बोलना प्रेफर करता हूं, एवरेज टोटल कॉस्ट बोलना थोड़ा लंबा हो जाता है, ठीक है ना। तो एएफसी, एबीसी और एसी, ये 3 नाम अब फेमस हो चुके हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एएफसी की। एएफसी क्या होता है, देखो ध्यान से सुनो। मैं आपको एक सिंपल सा रूल बता देता हूं, किसी भी चीज के टोटल और उसके एवरेज के बीच में क्या डिफरेंस होता है। अगर किसी भी चीज के टोटल को, अब वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हो सकती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो सकती है, या फिर टोटल कॉस्ट हो सकती है, उसे आप आउटपुट से डिवाइड कर दो। जो आउटपुट है, यानी कि जो यूनिट्स ऑफ आउटपुट है, उससे डिवाइड कर दोगे ना, तो उस चीज का एवरेज निकल कर आ जाएगा। चाहे वो एएफसी हो, एवीसी हो या एसी हो, वो निकल कर आ जाएगा। बस इतना दिमाग लगाना है, उसके बाद आपको कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। देखो जैसे एएफसी कितना है, एएफसी यानी कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में मैंने क्यू यानी कि क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, क्यू को मैंने क्वांटिटी ऑफ आउटपुट ले लिया है, तो आप आउटपुट लिखो या क्यू लिखो, एक ही बात है। अब अगर मुझे इसको इस तरीके से दिखाना है, मैंने आपको बताया कि हर चीज को पहले हम उसका टेबल समझेंगे, उसके बाद उसका ग्राफ देखेंगे, तभी चीज को एक्चुअली हमें पूरे तरीके से समझ आएगी। फिगर सेम टू सेम रहेंगी सर, फिगर्स में कोई चेंज नहीं होगा। आउटपुट बस आपको, अब यहां पे देखो हमने आउटपुट किस तरीके से शुरू किया है। आउटपुट हमने यहां पे 1 से शुरू किया है, मैंने 0 को यहां पर नहीं लिया है। मैंने 1 से शुरू किया, 2 3 4 5। टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट क्या थी, सेम थी, थ्रू आउट सेम थी। अगर आपको फिर भी चाहते हो ना कि एक बार सर 0 ना आप दिखाई दो, लो आपके लिए मैं 0 भी दिखा देता हूं। ऑल्दो अरे भाई 999, लो जी, ये रहा 0, ये 12 रहेगा, ये हमारा डैश इंफिनिटी नॉट डिफाइंड वैल्यू हो जाएगी। क्योंकि अब इसका रीजन क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। देखो चाहे 0 आउटपुट हो या 5 आउटपुट हो, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम रहेगी। टीएफसी डिवाइडेड बाय आउटपुट कर दूंगा तो मेरा एएफसी निकल कर आ जाएगा। 12 अपॉन में 0, एनीथिंग अपॉन में 0 क्या हो जाता है, इंफिनिटी, और इंफिनिटी इज नॉट डिफाइंड। ये बात आपको याद रखनी है, इसलिए मैंने उसे हाइफन करके डैश करके खत्म कर दिया, इसलिए बस मैंने नहीं लिखा था, अदरवाइज मैं लिख देता। 12 डिवाइडेड बाय 1 12, 12 डिवाइडेड बाय 2 6, 12 डिवाइडेड बाय 3 4, 12 डिवाइडेड बाय 4 3, 12 डिवाइडेड बाय 5 2.40। ओके सर, डेसिमल्स में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, किसने बोला नहीं आ सकता है। अब एएफसी का अगर कर्व बनाएंगे तो उसकी शेप देखो कैसी बनेगी, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनेगा, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनेगा। बट सर डाउनवर्ड स्लोपिंग आप ऐसे भी बना सकते थे, डिमांड कर्व की तरह, आपने ऐसा क्यों बनाया? ऐसा बनाने के पीछे रीजन है, आप स्ट्रेट लाइन नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना। इस शेप को हम लोग बोलते हैं कि एएफसी कर्व इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप्ड कर्व, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप्ड कर्व। अब ये क्या मतलब है सर, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये अजीब सा नाम क्यों लग रहा है हमें, मुझे भी लगा था। बट आप जो क्लास 11th के बच्चे हैं, उन्होंने, जिनके पास मैथ्स है और शायद स्टैंडर्ड मैथ्स है जिसमें कोनिक सेक्शन एक चैप्टर है,
उसमें ये पैराबोला हाइपरबोला के बारे में समझाया गया है, बट आपको उतना उसमें घुसना नहीं है। क्या ये शेप है और इसका क्या रीजन है अभी मैं आपको तुरंत बता दूंगा। बट अभी आप यहां पे दो चार चीजें नोटिस करना। क्या चीजें हैं कि आपका जो एएफसी है वो ना तो वाई एक्सिस को टच कर रहा है, ना ही वो यहां पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। ना तो टच कर रहा है, ना ही कभी वो टच कर सकता है। कभी टच नहीं कर सकता है, चाहे कितना भी आउटपुट बढ़ा दो। कुछ तो रीजन होगा सर, तभी आप ये बात बोल रहे हो। बिल्कुल है भाई, लॉजिक है, और बिना लॉजिक के हम आगे नहीं बढ़ेंगे। पहले हम लॉजिक किस चीज का समझेंगे कि why AFC curve can never touch x axis और y axis। तो देखो, AFC curve gets nearer and nearer to the axis। जब मैं एक्सेस लिखता हूं तो ये कुल्हाड़ी एक्सेस नहीं है, ये एक्सेस का मतलब होता है जब प्लूरल, एक्सेस वर्ड का जो प्लूरल होता है उसको हम एक्सेस बोलते हैं। तो एक्स और वाई एक्सेस दोनों आ गई हैं, यानी कि दोनों एक्सेस को टच नहीं करेगा, उनके बिल्कुल करीब पहुंच जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल यहां तक पहुंच जाएगा, ठीक है ना, बट कभी टच नहीं करेगा। रीजन क्या है? एज AFC कैन नेवर टच एक्स एक्सिस, क्योंकि TFC कैन नेवर बी जीरो। सही बात है। अगर AFC मान लेते हैं, देखो AFC यहां पे अगर एक्स एक्सिस को टच कर देता है, इसका मतलब है जो वाई एक्सिस का एलिमेंट है विच इज AFC, वो क्या हो गया? जीरो हो गया। मतलब इसका क्या हुआ? AFC जीरो हो गया। और AFC अगर जीरो होना है तो उसके लिए क्या जरूरी है? AFC का फॉर्मूला था TFC अपॉन में आउटपुट, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। अगर इसको जीरो होना है तो यहां पर TFC का जीरो होना जरूरी है, क्योंकि जीरो अपॉन में एनीथिंग विल बी जीरो। बट TFC तो कभी जीरो हो नहीं सकता, TFC की वैल्यू तो सेम टू सेम रहती है, और वो एक पॉजिटिव वैल्यू होती है। इसलिए AFC कभी एक्स एक्सिस को टच नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उसने एक्स एक्सिस को टच किया इसका मतलब होगा कि AFC जीरो। अगर AFC जीरो इसका मतलब TFC जीरो। TFC जीरो कभी हो नहीं सकता, तो इसलिए AFC कैन नेवर टच द एक्स एक्सिस। ओके, उसके बाद सर AFC जो है वो वाई एक्सिस को तो टच कर ही लेगा, इसमें तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना आपको। नहीं भाई, AFC वाई एक्सिस को भी टच नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है? अगर मान लेते हैं यहां पर वाई एक्सिस को ये यहां पे टच करता है, ठीक है ना, इसका मतलब है कि जीरो आउटपुट, जीरो यूनिट्स पे AFC की कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आ रही है। AFC की कुछ ना कुछ वैल्यू निकल कर आ रही है, तभी तो वो AFC टच कर रहा है वाई एक्सिस को। बट वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जीरो यूनिट्स पे AFC क्या है? एक इंफिनिटी वाली चीज है, एंड वो आप इंफिनिटी आप किसी पॉइंट पर टच करके शो नहीं कर सकते हो। तो इसलिए AFC आपकी वाई एक्सिस को भी नहीं टच कर सकती है। तो आपको ये बिल्कुल याद रखना है कि AFC कर्व इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। शेप क्या है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप है, ठीक है ना। और AFC कभी भी ना तो एक्स एक्सिस को टच करेगा, ना ही वाई एक्सिस को टच करेगा, उसके बिल्कुल नजदीक पहुंच जाएगा, कभी टच नहीं करेगा। रीजंस क्या है वो मैंने आपको बता दिए। अब तीसरा क्वेश्चन, सर ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला किस बला का नाम है? तो देखो, इसका मतलब होता है इस शेप की पता है क्वालिटी क्या है, कि इसके नीचे आप कहीं पे भी रेक्टेंगुलर बना दो। जैसे मान लेते हैं ये AFC की वैल्यू और ये हमारी आउटपुट की वैल्यू, यानी कि यहां पे यूनिट्स हैं, मान लेते हैं 2 यूनिट्स हैं, और यहां पे AFC की वैल्यू मैंने 15 मान ली, रैंडम फिगर। फिर मैंने एक यहां से लेके यहां तक इसको ज्वाइन करते हुए मैंने एक कोऑर्डिनेट्स बना दिए, फिर मैंने इसको बना दिया। इसका मतलब है कि इसके पीछे कोई भी रेक्टेंगल बनेगा, उन रेक्टेंगल्स का जो एरिया होगा सबका इक्वल होगा। यानी कि ये जो रेक्टेंगल है और जो ये वाला रेक्टेंगल आपने अभी बनाया है, और आपने जो ये तीसरा वाला रेक्टेंगल बनाया है, रेक्टेंगल जितने भी होंगे इस वाले कर्व के अंदर के, उनका सबका जो एरिया होगा वो सेम टू सेम होगा। इसलिए इसको हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप कहते हैं। और इससे ज्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है। इनकेस आपका समझने का मन है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि वापस से स्टैंडर्ड मैथ्स लीजिए, उसमें 11th चैप्टर मोस्ट प्रोबेबली है, कोनिक सेक्शन, उसको पढ़ना। फिर आप सिर्फ समझोगे नहीं, मुझे समझाने के लायक हो जाओगे, ठीक है ना। आइए दोस्त आगे चलते हैं। एज अ रिजल्ट AFC कर्व इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसका मतलब क्या है कि एरिया अंडर AFC कर्व रिमेन सेम एट ऑल पॉइंट्स। सारे पॉइंट्स पे जो एरिया रहेगा वो सेम टू सेम रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता है। यही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब है। मैंने आपको पूरा का पूरा AFC बढ़िया तरीके से करा दिया है। बारी आती है ABC, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की बारी आती है। अभी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फॉर्मूला वही रहेगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन में क्वांटिटी, या आउटपुट लिख दो, यूनिट्स लिख दो, यूनिट्स ऑफ आउटपुट लिख दो, टोटली अप टू यू, ठीक है ना। बट जो चीज लिखो वो कांस्टेंट रहना चाहिए। कुछ कुछ लिटिल लिटिल याद है आपको? याद होना चाहिए। 0 से लेके 5 तक हमने किया था। 0 से शुरू हुआ था, फिर 6 हुआ, फिर 10 हुआ, 15 हुआ, 24 हुआ, 35 हुआ, ऐसे इंक्रीज हुआ था। बिल्कुल
एबीसी निकालना है, क्या करेंगे, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस। ओ सर 0 अपॉन 0 तो 0 होना चाहिए ना, नहीं यार, एनीथिंग अपॉन में 0, डेनोमिनेटर अगर 0 है तो वो वैल्यू नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड यानी कि इंफिनिटी, इंफिनिटी ना लिख के मैंने हाइफन दिखा दिया, क्या है, कोई वैल्यू नहीं है। 6 अपॉन 1 6, 10 अपॉन 2 5, 15 अपॉन 3 5, 24 अपॉन 4 6, 35 अपॉन 5 7, खत्म। एक पैटर्न आपको अब नोटिस करना पड़ेगा, क्या नोटिस करना पड़ेगा, यहां से लेके यहां तक वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, फिर यहां से लेके यहां तक वो सेम है, कांस्टेंट है, फिर यहां से लेके यहां तक वो वापस से इंक्रीज हो रहा है। ये माइनस का साइन नहीं है, ये कांस्टेंट बनाया हुआ है कि इन दो पॉइंट्स में आपने ये डिक्रीज हुआ, फिर कांस्टेंट हुआ, फिर इंक्रीज होना चालू हो गया, डिक्रीज एक सेकंड, डिक्रीज हुआ, कांस्टेंट हुआ, फिर इंक्रीज होना चालू हो गया। और ऐसा करते हुए उसने एक कर्व बना दिया, एक शेप बना दी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यू शेप्ड कर्व। ये यू नजर आ रहा है, थोड़ा फ्लैट सा यू है पर यू शेप कर्व है, तो ए वी सी इज अ यू शेप्ड कर्व। क्यों है, ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एलवीपी। पूरे चैप्टर में किसी भी कर्व का अगर यू शेप है तो उसका रीजन क्या है, एलवीपी, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या है, जो आपने पहले पढ़ा था सर, पहले कहां पढ़ा था, वो जो टीवीसी वाले केस में आपने इनवर्सली एस शेप्ड का रीजन जो था, वो जो आपने पढ़ा था वही एक्चुअली यहां पर है। एबीसी इनिशियली फॉल कर रहा है, सब जानते हैं एबीसी इनिशियली फॉल कर रहा है विद इंक्रीज इन आउटपुट एंड आफ्टर रीचिंग इट्स मिनिमम लेवल, मिनिमम लेवल यानी कि जो 5 था वो उसका मिनिमम लेवल था, क्योंकि देखो 5 से ना तो कम है सिर्फ ज्यादा है, मिनिमम लेवल पे पहुंचने के बाद वापस से वो इंक्रीज होना चालू हो गया, ठीक है ना, एंड आफ्टर रीचिंग इट्स मिनिमम लेवल इट स्टार्ट्स राइजिंग। अब एबीसी की वही कर्व की शेप की बात, एबीसी कर्व इज अ यू शेप ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। रीजन क्या है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन करना है। इनिशियली एबीसी कर्व फॉल करता है ड्यू टू इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। रीजन क्या है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर यानी कि कम में ज्यादा आउटपुट बन रहा है। क्यों बन रहा है, क्योंकि बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड हो रहा है और वेरिएबल फैक्टर हो रहा है, क्योंकि वेरिएबल फैक्टर की एफिशिएंसी टॉप नॉच और फिक्स्ड फैक्टर्स जो है भाई वो अभी ऑप्टिमम तरीके से यूज हो रहे हैं, तो इसलिए रिटर्न्स भी ज्यादा मिल रहे हैं। और अगर इंक्रीजिंग रिटर्न्स हैं तो जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी ना। सर एबीसी तो डिक्रीज हो रहा है तो रिटर्न्स कैसे इंक्रीज हो रहे हैं, अरे भाई रिटर्न्स का मतलब है कि आउटपुट जो है वो ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। अगर आउटपुट ज्यादा इंक्रीज हो रहा है और कॉस्ट कम इंक्रीज हो रही है तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो डिक्रीज हो जाएगी ना। देखो 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 देखो, देखो। समझ नहीं रहे, एबीसी का फॉर्मूला क्या है, एबीसी का फॉर्मूला है टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन में क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। आपका इनिशियली बिगिनिंग में क्या होगा, आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगी बट उतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं होगी, बट जो आपका आउटपुट है वो इंक्रीज होगा बहुत ज्यादा, क्योंकि कम एफर्ट्स में ज्यादा चीजें बन पा रही हैं, क्योंकि सब फ्रेश है अभी। तो डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा जब आपके न्यूमरेटर से, तो आपकी ओवरऑल जो एबीसी की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना, इसलिए एबीसी पहले गिर रहा है। फिर बीच में क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, मतलब कांस्टेंट रहा, फिर उसके बाद वो इंक्रीज होना चालू हो जाएगा क्योंकि रिटर्न्स टू अ फैक्टर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। एंड रिटर्न्स का मतलब है रिटर्न्स इन टर्म्स ऑफ आउटपुट, कि कितना आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। आफ्टर रीचिंग इट्स मिनिमम लेवल एबीसी स्टार्ट्स इंक्रीजिंग विद एवरी इंक्रीज इन आउटपुट। क्यों, क्योंकि डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर है, मतलब रिटर्न यानी कि अब आपको कॉस्ट ज्यादा लगानी पड़ रही है, आउटपुट कम प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब आउटपुट उतना प्रोड्यूस नहीं हो रहा जितना पहले हो रहा था। और जब ऐसा होगा तो जो एवरेज आएगा वेरिएबल कॉस्ट का, कि हर यूनिट पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, वो इंक्रीज होनी चालू हो जाएगी। इसलिए एबीसी क्या हो जाता है, यू शेप कर्व हो जाता है। बारी आती है एवरेज टोटल कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट, एसी एटीसी एक ही बात है, मैं एसी वर्ड यूज करूंगा। एसी वही हो जाएगा टोटल कॉस्ट अपॉन में क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एसी इज इक्वल टू एएफसी प्लस एबीसी। सर कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, लग भी रहा होगा, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट था। तो अगर एवरेज भी आप लगा दोगे तो वो भी क्या रहेंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे, इन दोनों का सम विल बी इक्वल टू द एवरेज कॉस्ट या एवरेज टोटल कॉस्ट।
सर एवरेज कॉस्ट का कर्व बनवाओगे एक बार? क्यों नहीं बनवाऊंगा दोस्त, इसको समझाने में थोड़ा सा मजा आएगा और थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है। आइए समझते हैं कैसे। देखो यहां से लेके यहां तक सब सेम रहेगा। 0 से यूनिट शुरू हो रही है, 1 2 3 4 5। पहले 0 यूनिट्स पे AFC भी डैश, ABC भी डैश, मतलब नॉट डिफाइंड वैल्यूज। फिर ये 12 आया था, 6 आया था, 4 आया था, 3 आया था, 2.40 आया था। अब चेक कर सकते हो AFC कर्व के अंदर मैंने यही वैल्यूज लिखवाई थी। ABC जो थी वो पहले डिक्रीज हो रही है, फिर कांस्टेंट है, फिर इंक्रीज होनी चालू हो गई। 6 से 5, 5 से 5, 5 से 6, 6 से 7। AC कैसे निकलेगा? इन दोनों को प्लस कर दो। डैश प्लस डैश इज इक्वल टू डैश। 12 प्लस 5 इज इक्वल टू 12 प्लस 6 18, 6 प्लस 5 11, 4 प्लस 5 9, 3 प्लस 6 9, 2.40 प्लस 7 9.40। ठीक है सर, अब बताओ सर इसे कैसे बनाएंगे? भाई मेरे AC कर्व भी जो होगा वो एक यू शेप्ड कर्व होगा। सर फिर AC में और ABC में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है, काफी बड़ा डिफरेंस है। आप एक चीज नोटिस करो, इसे ऐसे कैसे समझाऊं यार। ABC की जो कटोरी है, देखो ऐसे ऐसे करके, हाँ, ABC की जो कटोरी है वो इतनी सी गहरी है, मतलब इसकी जो डेप्थ है वो उतनी ज्यादा नहीं है। AC जो है वो बहुत ज्यादा उसकी कटोरी गहरी है, यानी कि उसमें गहराई बहुत ज्यादा है। ABC क्या बन रहा है? ABC थोड़ा सा ऐसे फ्लैट सी कटोरी बन रही है, यू शेप्ड है। AC जो है वो देखो भाई बहुत ज्यादा गहरी कटोरी बन रही है। सर इतनी चीजें नोटिस करनी पड़ती हैं क्या? बिल्कुल नोटिस करनी पड़ती हैं। इसके पीछे भी एक रीजन है। क्या रीजन है वो भी आपको बताता हूं। देखो आपको एक चीज समझनी होगी। AC ऐसे ना, इसको समझने के लिए एनालॉजी क्रिएट करते हैं। AC AFC और ABC से बनता है। मान लेते हैं कि AC जो है पापा है और जिसके 2 बच्चे हैं, एक है AFC, एक बच्चा है ABC। अब आपको पता है ना कि अगर किसी बच्चे के करियर में डाउनफॉल आता है, बच्चे के मार्क्स कम आते हैं, बच्चा स्पोर्ट्स में हार रहा है, बच्चे की सैलरी कम है या नौकरी नहीं लग रही, तो ओवरऑल उसकी रेपुटेशन का, पापा की रेपुटेशन पे भी फर्क पड़ता है। बिल्कुल फर्क पड़ता है। अब ध्यान से देखना, यहां से लेके यहां तक की मैं बात कर रहा हूं। पहले आप एक चीज नोटिस करना, AFC भी गिर रहा है। AFC कितना हो रहा है? 12 से 6 हो रहा है और -6 हो गया। और यहां से यहां ABC भी गिर रहा है, -1 हो रहा है। अच्छा देखो, AFC से पूछोगे तो AFC की लाइफ में सिर्फ उसकी लाइफ का दुख है कि AFC कह रहा है यार मैं गिर रहा हूं, ABC कह रहा है मैं भी गिर रहा हूं, बट AC कह रहा है मेरी तो दोनों औलादें गिर रही हैं यार, दोनों निकम्मी। इनका सिर्फ -6 और -1 है, मेरा तो -7 है। दोनों का इंडिविजुअल दुख जो है वो कम है, बट बाप का दुख जो है वो तो बहुत ज्यादा है यार। बाप तो डिप्रेशन में चला गया है। बात समझ आ रही है? क्योंकि भाई दोनों के मार्क्स से, दोनों की परफॉर्मेंस से AC की परफॉर्मेंस डिसाइड होती है। उसके बाद यहां से यहां क्या हो रहा है? -2 हो रहा है। AFC की करियर में डाउनफॉल आ रहा है, बट थोड़ा कम हो गया। पहले तो -6 था, अब यहां पे थोड़ा कम हो गया है। और ABC भी समझ गया है, तो ABC अब कांस्टेंट हो गया है, 5 से 5 हुआ है, 0। पर बाप कह रहा है कि अरे ठीक है, एक बेटे ने तो अभी नाक कटवानी बंद कर दी है, बट अभी भी कोई तरक्की नहीं हो रही उसकी जिंदगी में। बट दूसरा जो निकम्मा AFC है वो तो मेरी नाक कटवाने के लिए ही बैठा है, वो -2 करवा रहा है, ये 0 करवा रहा है। तो इसका भी देखो -2 हो रहा है कि बाप कह रहा है कि अरे यार वो AFC के चक्कर में मेरी नाक कट रही है, इसलिए मैं डिमोटिवेटेड हूं। उसके बाद क्या हो रहा है? देखो AFC वो औलाद है, वो घटिया औलाद है जो आई ही मुंह काला करवाने के लिए बाप का। ये 4 से 3 हो रही है, 3 से 2.40 हो रहा है, ये अभी भी देखो माइनस हो रहा है, ये अभी भी माइनस हो रहा है। बट ABC को अपने बाप की तकलीफें दिखी और ABC ने कहा कि नहीं पापा नहीं, मैं आपका नाक नहीं कटने दूंगा, और उसने अपनी लाइफ में परफॉर्मेंस चालू कर दी। उसकी अब परफॉर्मेंस इंक्रीज होनी चालू हो गई। पहले क्या हो रहा था? डिक्रीज हो रही थी, फिर कांस्टेंट हो गई, अब इंक्रीज होने लग गई। बट AFC ने कसम खाई है कि बाप को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, हर बार कम होऊंगा, हर बार डिक्रीज होऊंगा। होता गया। अब देखो जरा क्या हुआ, यहां से यहां, पहले तो इसको समझाने के लिए मैं देखो थोड़ा सा इधर से इधर देखो क्या हुआ, ये -1 हुआ, और इधर से इधर क्या हुआ? +1 हुआ। AFC ने जितनी नाक कटवाई, ABC ने उतनी ही नाक ऊंची करवा दी। बाप की नाक पहले कटी और वापस से उतनी जुड़ गई। नाक कांस्टेंट रहेगी या नहीं रहेगी? मतलब बाप की इज्जत कांस्टेंट रहेगी या नहीं रहेगी? अब ना तो कम हो रही है ना ही ज्यादा हो रही है, इसलिए देखो यहां पे ये कांस्टेंट हो गया, यानी कि 9 से 9 ये 0 हो गया। जितना कम हुआ उतना ही बढ़ा, अल्टीमेटली 0। अब वो फीलिंग लेस हो रखा है इस टाइम,
ना तो दुख हो रहा है ना ही खुशी हो रही है। किसको? एसी को। लास्ट स्टेप, लास्ट लास्ट लास्ट, ये निकम्मा अभी भी नहीं माना, माइनस हो गया 0.60 से। बट एबीसी ने हार नहीं मानी और अब उसने बाप को +1 की खुशियां दे दी। एएफसी की नेगेटिविटी ज्यादा अच्छी है या एबीसी की पॉजिटिविटी ज्यादा अच्छी है? एबीसी ने पहली बार अपने बाप की जिंदगी में खुशियां दी, एबीसी ने। और अब देखो 9 से 0.40, जितना डिफरेंस है 1 और -0.60 के बीच में, उतने से अब इसके बाप की खुशियां बढ़ गई। पहली बार खुशियां बढ़ी हैं। तो देखो, जब खुशियां कम हो रही थी तो बहुत स्पीड में और बहुत ज्यादा कम हुई, इसलिए देखो जो गिरने का कर्व है वो ज्यादा गहराई है। उसके बाद जो उठने का कर्व है सिर्फ इतना दिखाया है मैंने, क्योंकि अभी खुशियां सिर्फ शुरू हुई हैं इंक्रीज होनी। और ये गहराई ज्यादा क्यों है सर? क्योंकि इस गहराई में, इस दुख में एएफसी और एबीसी दोनों की घटिया परफॉर्मेंस रीजन है। और यहां पे इसकी गहराई कम क्यों है? क्योंकि यहां पे सिर्फ इसकी खुद की घटिया परफॉर्मेंस है। और एबीसी तो वैसे भी थोड़ी काबिल औलाद है ना, जिसने दुख दिया, पर इतना दुख नहीं दिया जितना उसके भाई एएफसी ने दिया। आई डोंट नो मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूं या समझा रहा हूं, बट दिस मेथड इज ट्राइड एंड टेस्टेड। मैं अपने स्टूडेंट्स को जब पढ़ाता हूं तो ट्रस्ट मी, वो तो उन्हें तो बहुत मजा आता है। अब आई थिंक हो सकता है यहां पे इंटरेक्शन का एक प्रॉब्लम हो कि वन साइडेड कम्युनिकेशन चल रही है, बट स्टिल आई एम अज्यूमिंग कि यू आर द स्टूडेंट एंड कैमरा नहीं मान रहा हूं, एंड मैं उसी फीलिंग के साथ आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। एंड अगर आपको समझ आ रहा है देन ट्रस्ट मी, आपके एंड मेरे दोनों के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ठीक है मेरे भाई? नहीं समझ आए दोबारा देखना, क्योंकि मैंने अपना 100% दे दिया। इसके बाद मेरे पास कोई बहाना नहीं है कि मैं क्यों आपको नहीं समझा पाया। ठीक है ना? अब आइए फेज 1। फेज 1 में हमने 3 फेजेस में डिवाइड कर दिए चीजें। फेज 1 में बोथ एएफसी एंड एबीसी फॉल कर रहे हैं और एसी भी फॉल कर रहा है यूनिट 2 तक। हाँ सही बात है, यूनिट 2 यानी कि यहां तक, ये जो यहां तक बना हुआ है, ये देखो ये दोनों फॉल कर रहे थे, -1 -6 -1, और ये भी -7 हो गया। चलो ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या हुआ? एएफसी तो अभी भी कंटिन्यू टू फॉल कर रहा है, बट एबीसी रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, एबीसी रिमेन्स कांस्टेंट। ये देखो, हाँ ये -1 हो रहा है, -1 नहीं, सेकंड फेज ये रहा, -2 हो रहा है, ये कांस्टेंट है, 0 फॉल नहीं हुआ। बट ये तो एसी तो फॉल करेगा ना, ये एक बच्चा तो है नाक कटाने में लगा हुआ है। एएफसी कंटिन्यूज टू फॉल बट एबीसी रिमेन्स कांस्टेंट। सो एसी फॉल कर रहा है ड्यू टू फॉलिंग एएफसी ओनली till it reaches its minimum point from 2 to 3 units. Reaches its minimum point यानी कि जो 2 to 3 यूनिट्स का है वहां पे वो मिनिमम पॉइंट पे पहुंच चुका है। कौन? एबीसी पहुंच चुका है अपने मिनिमम पॉइंट पे। उसके बाद फॉल इन एएफसी इज इक्वल टू राइज इन एबीसी, सो एसी रिमेन्स कांस्टेंट 3 से लेके 4 यूनिट्स तक, यानी कि यहां पे बात करी जा रही है। -1 और +1, कलर चेंज कर दें? अरे भाई नहीं, कोई अलग सा कलर, ये रहा, ये -1 हो रहा है भाई, सेम ही लग रहे हैं, +1, और ये 0 हो गया। एंड उसके बाद बस लास्ट पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा कि जो फॉल इन एएफसी है वो कम है राइज इन एबीसी से, तो एसी राइज करना चालू कर देगा। इस फेज में राइज इन एबीसी इज मोर देन फॉल इन एएफसी, इसलिए एसी स्टार्ट्स राइजिंग आफ्टर 4 यूनिट्स। क्या आपको समझ आई बात? भाई अगर समझ आ गई तो मजा आ जाएगा, नहीं समझ आई तो फिर क्या ही कर सकते हैं, कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। अब देखिए रिलेशनशिप बिटवीन एसी, एबीसी एंड एएफसी। अब इन तीनों के बीच का रिलेशनशिप निकाल रहे हैं। तो देखो इसको समझाने के लिए भी वही एनालॉजी बाप बेटे वाली फॉलो करेंगे। भाई बाप का दर्जा परिवार में हमेशा ऊपर रहेगा, तो देखो एबीसी जो है वो सबसे एसी जो है वो सबसे ऊपर रहेगा और एक यू शेप्ड कर्व रहेगा। एएफसी जो है आपको पता है वो बिल्कुल 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 ये रहा, वो जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की शेप है बनाएगा। एसी जो है वो देखो यहां पे ये यू शेप, छोटी सी गहराई वाला यू शेप्ड कर्व है, बट वो अपने बाप के पास जा रहा है, धीरे धीरे बाप के पास जा रहा है, क्योंकि दूरियां बढ़ गई थी जब मार्क्स कम आ रहे थे। तो देखो पहले एबीसी और एसी के बीच में दूरियां ज्यादा थी, फिर देखो कम हुई, फिर कम हुई, और बनाता तो और कम हो जाती। ठीक है ना? अभी बताता हूं क्या रीजन है उसका। ये ए और बी पॉइंट की भी रेलेवेंस है, क्या रेलेवेंस है अभी बताएंगे। टेबल के साथ, कर्व के साथ, दोनों के साथ समझाऊंगा आपको ये बात। सबसे पहला पॉइंट, एसी कर्व विल ऑलवेज लाई अबव द एबीसी कर्व। एसी जो होगा वो हमेशा एबीसी से ऊपर होगा, क्योंकि भाई एसी के 2 बच्चे हैं, एक एएफसी और एक एबीसी। तो एएफसी और एबीसी दोनों की परफॉर्मेंस प्लस करके एसी की परफॉर्मेंस निकलती है, तो इसलिए भाई हमेशा एसी एएफसी से ऊपर रहेगा, एबीसी से ऊपर रहेगा।
बिकॉज एबीसी को, बिकॉज एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट इट इंक्लूड्स बोथ एबीसी एंड एएफसी। फिर एबीसी रीच करता है अपने मिनिमम पॉइंट बी पे एट अ लेवल ऑफ आउटपुट लोअर देन दैट ऑफ एसी। एबीसी का देखो मिनिमम पॉइंट क्या है, पॉइंट बी है, मैंने यहां पे मेंशन कर रखा है, पॉइंट बी इज द मिनिमम पॉइंट ऑफ एबीसी, वेयर एज पॉइंट ए इज द मिनिमम पॉइंट ऑफ एसी। एसी का मिनिमम पॉइंट क्या है, पॉइंट ए है। जो पॉइंट बी है यानी कि जो मिनिमम पॉइंट ऑफ एबीसी है वो पहले आ जाता है एसी के मिनिमम पॉइंट से। देखो ये पहले आ गया, ये बाद में आ रहा है। अब इसका रीजन क्या है? पहला रीजन तो ये है कि एबीसी तो बेटा है एसी का, और जो बाप लोग होते हैं वो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, ठीक है ना। बाप ज्यादा स्ट्रांग होते हैं क्योंकि उनको दो बच्चे संभालने हैं यहां पे, एक एएफसी एक एबीसी। इस एबीसी का मिनिमम पॉइंट पहले आ गया क्योंकि भाई वो पहले ही टूट गया था, वो कह रहा मेरी लाइफ का सबसे मिनिमम पॉइंट चल रहा है। बट एसी कह रहा है कि मेरा भी मिनिमम पॉइंट नहीं आया, अभी मेरी नाक कटाने के लिए दूसरा एएफसी बैठा हुआ है, वो अभी और बुरे दिन दिखाने वाला है, तो इसलिए उसका मिनिमम पॉइंट बाद में आ रहा है क्योंकि अभी एएफसी फॉल कर रहा है लगातार। बिकॉज व्हेन एबीसी इज एट इट्स मिनिमम पॉइंट एसी स्टिल फॉलिंग बिकॉज ऑफ फॉलिंग एएफसी। इधर देखना जरा, एबीसी का मिनिमम पॉइंट क्या है, मिनिमम पॉइंट 5 है, उसके बाद वो 5 होके कांस्टेंट हो गया था। ये देखो ये अभी भी गिर रहा है, 11 से 18 से 11, 11 से 9, मतलब जब ये मिनिमम पे पहुंच गया था तब वो और गिर रहा था क्योंकि बगल में उसका जो भाई एएफसी है वो गिर रहा है। उसके बाद हमारा क्या हुआ, फिर आउटपुट जब इंक्रीज हुआ तो जो गैप है एसी और एबीसी कर्व का, जो गैप है एबीसी और एसी कर्व का, वो बीच में डिक्रीज होने लग गया। बट ये आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। सर कहने का मतलब क्या है कि भाई ये दोनों आपस में बिल्कुल नजदीक पहुंच जाएंगे पर कभी आपस में मिलेंगे नहीं, इंटरसेक्ट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि एसी और एबीसी के जो बीच की रीढ़ की, वो क्या कबाब में हड्डी है, वो कौन है, एएफसी है। और आपको पता है कि जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होता है एएफसी डिक्रीज होता जाता है, बहुत छोटा हो जाएगा, कभी जीरो नहीं होगा। यानी कि एसी और एबीसी के जो बीच का डिफरेंस है वो जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होगा वैसे वैसे वो डिफरेंस काउंट होता जाएगा, पर कभी मिलेंगे नहीं। क्योंकि मिलने के लिए इस कबाब में हड्डी का जीरो होना जरूरी है, पर ये साला जीरो भी नहीं होगा, ये कम हो जाएगा, जीरो नहीं होगा, इसलिए वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। लॉजिक आ रहा है समझ? समझ आना चाहिए भाई, क्योंकि देखो ना ये डिक्रीज होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, बट ये कभी जीरो नहीं होगा। चाहे आप कहीं तक भी ले जाओ, 5000 यूनिट बना दो, 5 करोड़ यूनिट बना दो, जीरो कभी नहीं होगा। और जब ये जीरो नहीं होगा तो एबीसी और एसी आपस में कभी मिल भी नहीं पाएंगे। फिर उसके बाद इट हैपेंस बिकॉज वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम इज एएफसी व्हिच कैन नेवर बी जीरो, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। और ये चीज जो हो गई हमारी कि एसी हमारा, एसी का मिनिमम पॉइंट बाद में आएगा एबीसी के। एक और इसको कहने का तरीका होता है, और ये ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन आते हैं कि मिनिमम पॉइंट ऑफ एसी कम्स टू द राइट ऑफ मिनिमम पॉइंट ऑफ एबीसी। एबीसी का मिनिमम पॉइंट बी है, उसके राइट में मिनिमम पॉइंट ऑफ एसी आ रहा है। राइट में मतलब और ज्यादा आउटपुट इंक्रीज होगा तब उसका मिनिमम पॉइंट आएगा। रीजन ये है क्योंकि जब मिनिमम पॉइंट ऑफ एबीसी आ गया था एएफसी तब भी फॉल कर रहा था, और इस वजह से जो एसी है वो तब भी फॉल कर रहा था, उसका मिनिमम पॉइंट तब तक नहीं आया था। ये इसका रीजन है। आई होप यहां तक हमने पूरी की पूरी चीज कर ली है, एंड मैंने तो अपना 100% दे दिया। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ आ गया होगा। बट आपको जो पीडीएफ है वो पहले तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक वगैरह, जहां पे आप ये पीडीएफ पूरी देख सकते हो। साथ के साथ लर्न करते रहना भाई, वरना जैसे आपने स्किप करा भूल जाओगे सब कुछ। जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो सारी बातें भूल जाओगे, ठीक है ना। ताजा ताजा, जब तक लोहा गर्म है तब तक जितना पीट सकते हो पीट लेना, वो शेप ले लेगा, बाद में शेप चेंज करने का आपको मौका नहीं मिलेगा। अब दोस्तों हमारी बची है लास्ट टाइप ऑफ कॉस्ट, और ये लास्ट टाइप ऑफ कॉस्ट जो है उसका नाम है मार्जिनल कॉस्ट। इंपॉर्टेंट है, एंड इसको खत्म करने के बाद हम लोग पढ़ने वाले रिलेशनशिप्स। टोटल हमारे 6 रिलेशनशिप पेंडिंग बचेंगे, विच आर वेरी इजी। एक बार आपको समझा दिया अच्छे तरीके से, लर्न साथ के साथ हो जाएगा, एंड उसी के ऊपर आपको ज्यादा से ज्यादा इनडायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे। एंड आई कैन गारंटी यू कि उसके बाद आप अपनी बुक में जाना, एंड आपको जो भी क्वेश्चन दिखेगा आप एक बार अप्रोच करके देखना उन्हें। आई एम प्रीटी श्योर कि आप उन क्वेश्चंस का आंसर आराम से कर पाएंगे, ठीक है ना। आइए, मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है ध्यान से समझते हैं। ये हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी और मार्जिनल प्रोडक्ट इसके नाम से, और आगे भी पढ़ेंगे रेवेन्यू चैप्टर के अंदर मार्जिनल रेवेन्यू करके। इसका मतलब क्या होता है, मार्जिनल वर्ड जब भी आ जाए तो आपको समझ जाना है कि एक एडिशनल यूनिट
वन एडिशनल यूनिट को बनाने की क्या कॉस्ट आती है, वो होती है हमारी मार्जिनल कॉस्ट। यानी कि एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर हम समझे तो देखो, ये है हमारा आउटपुट, ठीक है ना, 0 से लेके 1 2 3 4 5, हमने टीवीसी स्टार्टिंग से वही ले रखा है, 0 यूनिट्स पे 0 टीवीसी है, और फिर इंक्रीज हुआ, इंक्रीज 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 इंक्रीज, टीएफसी क्या है, सेम टू सेम है, और जो टीसी है वो कैसे निकलेगा, टीबीसी और टीएफसी को प्लस करेंगे, हमारा टीसी निकल कर आ जाएगा। अब मेरी बात सुनो, अगर आपको मार्जिनल कॉस्ट निकालना है तो मैं आपको इसके तरीके बता रहा हूं। मार्जिनल कॉस्ट टीसी से भी निकल सकता है और मार्जिनल कॉस्ट टीवीसी से भी निकल सकता है, और दोनों से हमारा आंसर सेम आएगा। ध्यान से देखना, एक चीज याद करना, वन एडिशनल यूनिट को बनाने में कितनी कॉस्ट लग रही है वो होती है मार्जिनल कॉस्ट। जब जीरो आउटपुट है, यानी कि आउटपुट बना ही नहीं है, तो डू यू रियली थिंक कि कोई मार्जिनल कॉस्ट हो सकती है? कोई मार्जिनल कॉस्ट नहीं होगी। तो हमने 0 यूनिट्स ऑफ आउटपुट पे मार्जिनल कॉस्ट को डैश डैश कर दिया। जीरो मत करना, जीरो और डैश दो अलग अलग चीजें हैं। जीरो इज अ वैल्यू, एंड जब हम डैश की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉट डिफाइंड थिंग। ये चीज डिफाइन ही नहीं है कि आप कहां से इसकी वैल्यू निकालोगे। ओके, फिर उसके बाद जब हमने 0 से 1 यूनिट की तरफ गए तो एक बार देखना जरा, टीसी कितने से इंक्रीज हुई है, 12 से 18 हो गई है। यानी कि एक एडिशनल आउटपुट बनाने पे टोटल कॉस्ट कितने से इंक्रीज हुई है, 6 से इंक्रीज हुई है। ये हमने कैसे निकाला, 18 में से 12 माइनस करा, हमारा 6 निकल कर आ गया। फिर आपको कुछ नहीं करना, इसी चीज को फॉलो करते जाना है कि 22 में से 18 को माइनस करोगे तो 4 निकल कर आ जाएगा, 27 में से 22 को माइनस करोगे 5 आ जाएगा, 36 में से 27 को करोगे 9 आ जाएगा, एंड 47 माइनस 36 करोगे तो 11 आ जाएगा। सो बेसिकली नीचे वाले में से आपको ऊपर वाला माइनस करना है, तो आपकी जो नीचे वाली मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू है वो निकल कर आ जाएगी। अब जैसे एमसी को आपने टीसी यूज करके निकाला है, सिमिलरली आप मार्जिनल कॉस्ट को टीवीसी को यूज करके भी निकाल सकते हो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को यूज करके, और आंसर बिल्कुल आपका सेम आएगा। अब आप सोचेंगे सर ये कैसे पॉसिबल है, तो मुझे एक बात बताओ, जो टोटल कॉस्ट है वो किन दो चीजों से बना है? वो एक बना है टीवीसी से और एक बना है वो टीएफसी से। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे जो टीएफसी होता है वो तो सेम रहता है, वो तो चेंज होता ही नहीं है, चाहे आप 0 आउटपुट बनाओ या फिर आप 5 आउटपुट बनाओ या 500 बनाओ। तो इसका मतलब क्या है कि टीसी की वैल्यू में अगर कोई चेंज आएगा तो वो किसकी वजह से आएगा, सिर्फ टीवीसी की वजह से आएगा। वेरी ऑब्वियस, अगर सिर्फ टीवीसी की वजह से चेंज आ रहा है तो जो चेंज टीसी में है वही टीवीसी में होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो इसी वजह से जो मार्जिनल कॉस्ट है वो दोनों से ही सेम टू सेम निकलेगी। तो देखो यहां पे आपको टीवीसी दे रखा है, टीवीसी में भी हम क्या करेंगे, 0 आउटपुट पे ये डैश हो जाएगा एमसीएन, 6 में से 0 माइनस करेंगे 6, 10 में से 6 माइनस करेंगे 4, 15 में से 10 माइनस करेंगे 5। यू कैन सी कि आपका यहां वाला जो एमसी और यहां जो एमसी है दोनों सेम टू सेम है। तो कहने का मतलब क्या है कि एमसी कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द टोटल कॉस्ट एज वेल एज द टोटल वेरिएबल कॉस्ट। चलिए ठीक है। उसके बाद अगर आप एक पैटर्न को ऑब्जर्व कर रहे हो, वो पैटर्न आपको क्या कहता है? वो पैटर्न आपको कहता है कि जो मार्जिनल कॉस्ट है वो कैसे सफर तय कर रहा है। पहले वो 6 से 4 हुआ, यानी कि थोड़ा सा डिक्रीज हुआ, और उसके बाद देखो 4 से 5, 5 से 9 और 9 से 11 होने लग गया। यानी कि पहले एमसी क्या होगा, डिक्रीज होगा, उसके बाद इंक्रीज होगा एट अ इंक्रीजिंग रेट, स्पीड उसकी बहुत तेज होगी। पहले डिक्रीज होगा और उसके बाद तेजी से इंक्रीज हो जाएगा। तेजी से इंक्रीज कैसे हुआ सर, हाउ डू यू नो? 4 से सिर्फ 5 हुआ, पहले 1 से इंक्रीज हुआ, फिर 5 से सीधा 9 हुआ, 4 से इंक्रीज हुआ, फिर 9 से सीधा 11 हुआ। आपको समझ आ रही है बात? यानी कि पहले डिक्रीज हुआ और फिर एकदम से इंक्रीज हो गया। इसी चीज को अगर हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो देखो किस तरीके से एक यू शेप कर्व बनेगा। हमेशा से हम लोग जानते हैं, एबीसी में भी हमने पढ़ लिया, एसी में भी हमने पढ़ लिया कि पहले ये डिक्रीज हुआ और उसके बाद देखो उसे हमने स्लाइटली तेजी से इंक्रीज करते हुए दिखा दिया। दिस इज मार्जिनल कॉस्ट कर्व। आइए एक फॉर्मेलिटी कर लेते हैं जल्दी से फॉर्मूलों की। एमसीएन इज इक्वल टू टीसीएन माइनस टीसी एन माइनस 1। एन का मतलब है कोई भी यहां पे आप नेचुरल नंबर डाल दोगे कि अगर यहां पे एन की जगह आपने 3 डाल दिया कि मार्जिनल कॉस्ट थर्ड यूनिट पे कितनी होगी, तो कुछ नहीं है, टोटल कॉस्ट ऑफ थर्ड यूनिट माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ 3 माइनस 1 यानी कि 2। तो टीसी 3 में से टीसी 2 माइनस करना है, वही तो नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करना है। टीसी 3 में से टीसी 2 माइनस करना है, तो हमारा मार्जिनल कॉस्ट निकल कर आ जाएगा। इसका एक फॉर्मूला ये है मार्जिनल कॉस्ट का। मार्जिनल कॉस्ट का दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या है, चेंज इन टोटल कॉस्ट
अपॉन में चेंज इन यूनिट्स ऑफ आउटपुट, यानी कि आप इसे कह सकते हो कि डेल्टा टीसी अपॉन में डेल्टा आउटपुट। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, नॉर्मली बच्चों को लगता है कि ये बिल्कुल इंटरचेंजेबल फॉर्मूलाज है, दोनों में से कोई भी यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं, अगर कॉन्सिक्यूटिव नंबर है मतलब कॉन्सिक्यूटिव आउटपुट है, तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो या नीचे वाला यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है कि आउटपुट 0 से 1 दे रखा है, 1 के बाद 2 दे रखा है, 2 के बाद 3 दे रखा है, हर अलग अलग नंबर दे रखा है। बट अगर जो डिफरेंस है वो 1 से ज्यादा हुआ, यानी कि 0 से 5 दे रखे हैं, 5 से 10 का आउटपुट दे रखा है, 10 से 15 का दे रखा है, अगर इस तरीके से एक से ज्यादा का गैप दे रखा है आउटपुट्स के बीच में, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हो। आपको उस केस में सिर्फ ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ये चीजें मैं न्यूमेरिकल वाली वीडियो में ज्यादा अच्छे से बताऊंगा, बट अभी आप सिर्फ मोटा मोटा ये समझ लो कि आपको कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है, ठीक है ना। आइए, MC इज इंडिपेंडेंट ऑफ TFC, बिल्कुल हम जानते हैं, एंड इज अफेक्टेड बाय ओनली TBC। सही बात है, TFC तो चेंज होता ही नहीं है, तो वो डिपेंड किस पे करेगा, TBC पे करेगा, एज TFC डज नॉट चेंज विद चेंज इन आउटपुट। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। MC कैन बी कैलकुलेटेड बोथ फ्रॉम बोथ TC एंड TBC, जो हमने निकाल के देख भी लिया, वैल्यू सेम आई थी। और एक MC क्या है, एक यू शेप्ड कर्व है, और अगर यू शेप्ड कर्व है तो उसका रिश्ता किससे, भाई एक ही चीज रिपीट हो रही है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन होगा, क्योंकि इनिशियली MC कर्व नीचे जाएगा, फॉल करेगा, क्योंकि इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर होगा। याद कर लेना, जब भी इंक्रीजिंग रिटर्न्स होगा, इंक्रीजिंग रिटर्न्स मतलब कम में ज्यादा चीजें प्रोड्यूस हो पा रही हैं, तो अगर इंक्रीजिंग रिटर्न्स होगा, ज्यादा एफिशिएंसी होगी, तो जो कॉस्ट है वो क्या होगी, कम होती जाएगी। इसलिए इंक्रीजिंग रिटर्न्स कॉस्ट कम, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर विद बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स। नीचे मिनिमम लेवल पे पहुंचने के बाद MC कर्व स्टार्ट करता है दोबारा राइज करना ड्यू टू डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। सेम टू सेम स्टोरी जो आपने पहले पढ़ी हुई है ABC एंड EC के टाइम पे, ठीक है ना। उसके बाद आती है बात रिलेशनशिप्स की, और ये हमारे लास्ट टॉपिक है। अब हमें इन 6 रिलेशनशिप्स को पढ़ना है। 6 में से कुछ रिलेशनशिप बहुत छोटे हैं, कुछ हैं जिन पे थोड़ा सा टाइम देना है, एंड उसके बाद हमारा पूरा चैप्टर ओवर हो जाएगा। कहीं से भी छाट के क्वेश्चन कर लेना, आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। 6 रिलेशनशिप में देखो, AC-MC, ABC-MC, AC-ABC-MC, आप देखोगे 5 में तो MC कॉमन है, 5 रिलेशनशिप में MC कॉमन है, यानी कि MC को बड़ी वैल्यू दी गई है, ठीक है ना। MC को बड़ी वैल्यू दी गई है, एक ही है यहां पर जिसमें MC नहीं है, बाकी 6 के अंदर MC है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले AC और MC के बीच के रिश्ते की। AC एंड MC, अगर आप एक चीज नोटिस करें कि मैंने AC और MC और ABC-MC इन दोनों को अगल बगल में लिया है, इसका रीजन क्या है। रीजन बहुत सिंपल था कि ये दोनों बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है। इनफैक्ट काफी चीजें तो मैंने कॉपी पेस्ट करी थी, यहां पे जो नोट्स में मैंने यहां पे लिखा उसी को कॉपी करके वहां पे पेस्ट करा था। रीजन है कि बिल्कुल सेम टू सेम है, इसलिए मैंने अगल बगल में लिख दिया कि आप एक के लिए मेहनत करो, दूसरा साथ में आपको फ्री मिल जाए। आइए पहले हम AC एंड MC के बीच का रिश्ता पढ़ते हैं। देखो, AC एंड MC के बीच का अगर रिश्ता पढ़ना है तो ना, यहां से हम लोग इसको कर सकते हैं पहले टेबल के बिना ग्राफ नहीं कराऊंगा, ग्राफ के बिना एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ाऊंगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है ना। आपको कंफ्यूजन होगी, इससे अच्छा है कि हम लॉजिकली पढ़ रहे थे तो लॉजिकली ही पढ़ते रहेंगे। ये जो एवरेज कॉस्ट हमने ली है, जो स्टार्टिंग से फिगर्स ले रहे हैं उन्हीं को हम लोग ले रहे हैं। आउटपुट दे रखा है 0 से 5, यहां पे AC है, यहां पे MC है। 0 आउटपुट पे आपको पता है AC MC कुछ भी हो, सब कुछ नॉट डिफाइंड है। उसके बाद दोनों पहले रिड्यूस हो रहे हैं मिनिमम पे पहुंच के, फिर उसके बाद इंक्रीज होना स्टार्ट हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं, फिर उसके बाद क्या होना चालू हो गया, इंक्रीज होना चालू हो गया। पर एक चीज नोटिस करो, एक चीज नोटिस करो कि AC रिड्यूस हो रहा है, बट ये देर तक रिड्यूस हो रहा है, यानी कि थर्ड आउटपुट तक रिड्यूस हो रहा है। वहीं पे जो MC है वो यहां तक रिड्यूस होकर यहां से उसने इंक्रीज होना चालू कर दिया है, बिल्कुल आपको नजर आ रहा होगा। तो आपको सिर्फ एक बार यहां पे पैटर्न ऑब्जर्व करना है। अब एक बार आपने इस पैटर्न को ऑब्जर्व कर लिया, उसके बाद इसी चीज को हम लोग ग्राफ पे दिखाएंगे। ग्राफ पे किस तरीके से दिखाएंगे, ये रहा आपका जो MC का कर्व है, पहले आप उसको बना लेना, ये बेस कर्व हो जाएगा, ठीक है। फिर AC कर्व आप उसके ऊपर बनाना, AC कर्व एक कटोरी जैसा बनेगा,
एमसी तो नाइकी के लोगों की तरह से टिक करके बनेगा, यहां पे मतलब छोटा सा डाउनफॉल, उसके बाद एकदम से इंक्रीज होते हुए दिखाना। एसी जो है ऊपर एक कटोरी की तरह आप बना दोगे। बट एक बात याद रखना है, एक बात याद रखना है कि एसी का जो मिनिमम पॉइंट है, एसी का जो मिनिमम पॉइंट है, याद रखना एमसी वहां से काट के जाएगा। एमसी एक ऐसा गंदा रिश्तेदार है जो हम लोगों को हमारे लोएस्ट पॉइंट पर परेशान करके जाता है। तो एमसी एसी को काटेगा, बट कहां पे काटेगा? यहां से नहीं काटेगा, यहां से नहीं काटेगा, वो बिल्कुल मिनिमम पॉइंट से काटेगा। क्या बात समझ आ रही है? यहां पे कैसे पता चल रहा है, ये देखो। मिनिमम पॉइंट क्या है इसका? 9 है ना, 9 है। ये जो मिनिमम पॉइंट है 9 है एसी का, और एमसी एसी के इक्वल देखो कहां पे हो रहा है, यहीं पे इक्वल हो रहा है। यानी कि मिनिमम पॉइंट पे उसने एसी को काटा और उसके बाद इन दोनों के रास्ते दोबारा से अलग हो गए। बस अब इसी बात को देखो, रस ले लेंगे, यहां पे एक्सप्लेन करा होगा। बोथ एसी एंड एमसी आर डिराइव्ड फ्रॉम टीसी। बिल्कुल, टोटल कॉस्ट से ही इन दोनों की वैल्यूज आती हैं। एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन में आउटपुट। मार्जिनल कॉस्ट एमसीएन इज इक्वल टू टीसीएन माइनस टीसीएन माइनस 1। यानी कि टीसी अगर नहीं होगा तो एमसी नहीं निकलेगा। ओके, दोनों ही एसी और एमसी कर्व यू शेप होते हैं क्योंकि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है। ऑब्वियस सी बात है। जब एमसी इज लेस देन एसी, एसी फॉल कर रहा है विद इंक्रीज इन आउटपुट। ओके, चेक कर लेते हैं। व्हेन एमसी इज लेस देन एसी, आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, जब एमसी नीचे है किससे? एसी से, तो एसी क्या कर रहा है? फॉल कर रहा है। एसी क्या कर रहा है? फॉल कर रहा है। नजरिया चेंज करो, ध्यान से देखना। जब तक एमसी यहां से लेके यहां तक एमसी क्या है? एसी के नीचे आ रहा है ना, तब तक आप देखो कि एसी यहां तक फॉल कर रहा है, फॉल कर रहा है। सही बात है, चलो एक चीज ऑब्जर्व करी, वेरी गुड। व्हेन एमसी इज इक्वल टू एसी, एसी अपने कांस्टेंट है और मिनिमम पॉइंट पे है। सही बात है, जिस पॉइंट पर एमसी और एसी आपस में इक्वल है यानी कि मिल रहे हैं, एसी अपने मिनिमम पॉइंट पे है और कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है। और जैसे ही एमसी ऊपर आ गया एसी के, यहां से देखो, यहां से लेके यहां तक एमसी क्या है? ग्रेटर देन है एसी से। जैसे ही हुआ तो एसी ने इंक्रीज होना स्टार्ट कर दिया। आप इसको एग्जांपल लो, अगेन मैं एक बाप और बेटे वाला एग्जांपल लेता हूं। मान लेते हैं जो एमसी है वो क्या है? बेटा है, और एसी जो है वो है बाप। जो बाप होता है बेटा, आपको एक चीज तो अच्छे से पता होगी कि बाप को ज्यादा खुशी तब होती है जब उसका बेटा ज्यादा सक्सेसफुल हो अपने पापा से, और उसे कभी दुख नहीं होता इस बात का, बल्कि उसे प्राउड होता है इस बात का। पर अगर बेटे का डाउनफॉल चालू हो जाए तो बाप भी दुखी होता है या नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो एक चीज नोटिस करना, जब तक एमसी बेटा अपने बाप एसी से नीचे था, तब तक एसी की खुशियों में क्या आ रहा था? डाउनफॉल आ रहा था। तब तक वो डाउनफॉल आ रहा था। अब डाउनफॉल आते आते वो मिनिमम पे आ गया। बट एमसी एक बहुत अच्छा बच्चा था, उसने डाउनफॉल तो था बट वो धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा था, और एक पॉइंट आया कि वो अपने बाप के इक्वल आ गया। पहले तो नीचे था, धीरे धीरे इक्वल आ गया। बट उस टाइम पे एसी ऑलरेडी अपने मिनिमम पॉइंट पे था। बट अब एसी की दुनिया में खुशियां आने वाली हैं, क्योंकि जो उसका बेटा एमसी है वो अब उससे ऊपर आने वाला है। और जैसे ही एमसी एसी से ऊपर आया तो एसी की खुशियां इंक्रीज होनी चालू हो गई हैं। बात खत्म। व्हेन एमसी इज लेस देन एसी, एसी फॉल कर रहा है विद इंक्रीज इन आउटपुट। जब एमसी इक्वल है एसी के, तो एसी कांस्टेंट है और अपने मिनिमम पॉइंट पे है। जब एमसी मोर देन एसी है तो एसी राइज करेगा विद इंक्रीज इन आउटपुट। इसका मतलब देयर आफ्टर एसी एंड एमसी राइज करेंगे, बट एमसी राइज करेगा फास्टर रेट पे एज कंपेयर टू एसी, जिसकी वजह से एमसी कर्व इज स्टीपर देन दी एसी कर्व। कैसे? देखो, ये भी इंक्रीज हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है, बट आप देख सकते हो कि एमसी ज्यादा खड़ी चढ़ाई चढ़ रहा है और एसी जो है वो रिलेटिवली फ्लैटर है, वो फ्लैटर है। इसको क्या दिखाते हैं कि एमसी की जो स्पीड है इंक्रीज होने की, वो ज्यादा है एसी के इंक्रीज होने की स्पीड से। दैट्स इट, और कुछ भी चीज नहीं है। आई होप आपको ये रिलेशनशिप पूरा समझ आ गया होगा। अगर ये समझ आ गया तो अब हम लोग चलते हैं एबीसी और एमसी के बीच में। बिल्कुल सेम टू सेम है भाई, बिल्कुल सेम टू सेम है, ठीक है ना? कैसे? पहले तो ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ में एक ही चीज होगी, एमसी को आपने देखो, सॉरी, एमसी जो है हमारा एक वही नाइकी का लोगो बन गया बेस, और जहां से आप एमसी को शुरू कर रहे हो वहीं से एबीसी को शुरू करना और कटोरी बनाना एसी जैसी, बट गहरी कटोरी मत बनाना। ऐसी गहरी अरे क्या यार, पता नहीं, बन नहीं वाला ऐसे। इतनी गहरी कटोरी नहीं बनानी है आपको, थोड़ी फ्लैट कटोरी बनानी है ऐसे। और ये मैं एक्सप्लेनेशन पहले दे चुका हूं
कि डिक्रीज थोड़ा सा हुआ फिर इंक्रीज थोड़ा सा हुआ, इसलिए इसकी फ्लैट कटोरी हो गई, ठीक है ना। और बिल्कुल मिनिमम पॉइंट जो एबीसी का है, एमसी वहां से काट कर जाएगा। जरा देखो कैसे पता चला, ये रहा एबीसी, ये रहा एमसी। अभी बाकियों को ऑब्जर्व मत करना, ये लो मैंने बाकियों को छुपा ही दिया, लो आपके लिए बाकियों को छुपा ही दिया। अब ध्यान से देखना होगा क्या, यहां से यहां ये रिड्यूस हुआ, ये भी रिड्यूस हुआ, ओके। ये अपने अभी मिनिमम पॉइंट पे है 5 पे और कांस्टेंट है यहां से, और ये तो देखो इंक्रीज होना चालू हो गया। एमसी कांस्टेंट हुआ ही नहीं, वो इंक्रीज होना चालू हो गया। बट एमसी ने कहा कि मिनिमम पॉइंट पे, यानी कि जो 5 है एबीसी का, एमसी ने उसको वहां पे उसको काट दिया, उसके इक्वल आ गया। और उसके बाद क्या हुआ, इंक्रीज होना चालू कर दिया। बट एमसी के इंक्रीज होने की स्पीड ज्यादा है, ये 5 से सीधा 9 हुआ, ये सिर्फ 5 से 6 हुआ। ये 9 से 11 हुआ, ये सिर्फ 6 से 7 हुआ। यानी कि इंक्रीज इन स्पीड ऑफ एमसी इज मोर देन इंक्रीज इन स्पीड ऑफ एबीसी। बात खत्म। आओ, बोथ एबीसी एंड एमसी आर डिराइव्ड फ्रॉम टीवीसी। सही बात है, एबीसी टीवीसी अपॉन में आउटपुट। एमसी का दूसरा फॉर्मूला अभी जस्ट मैंने आपको बताया है, टीवीसी से निकलता है कि नीचे वाले टीवीसी में से ऊपर वाला टीवीसी माइनस कर दो, आपका एमसी निकल कर आ जाता है। या फिर इसी को हम कहेंगे कि टीवीसी एन माइनस टीवीसी एन माइनस 1, आप इस तरीके से भी एमसी निकाल सकते हो, ओके। फिर बोथ एबीसी एंड एमसी कर्व आर यू शेप्ड ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। देखो कुछ कुछ बात सिमिलर लग रही होंगी आपको। जब एमसी इज लेस देन एबीसी, ये देखो एमसी इज लेस देन एसी था, एमसी इज लेस देन एबीसी, एबीसी फॉल करता है विद इंक्रीज इन आउटपुट। बिल्कुल यहां पे बाप का नाम चेंज हो गया है, एसी को चेंज करके एबीसी डाल देना, बाकी सब सेम है। व्हेन एमसी इज इक्वल टू एबीसी, एबीसी अपना कांस्टेंट है और मिनिमम पॉइंट पे है। और व्हेन एमसी इज मोर देन एबीसी, एबीसी राइज करेगा विद इंक्रीज इन आउटपुट। मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। इसके बाद बोथ एबीसी एंड एमसी राइज करेंगे, बट एमसी राइज करेगा फास्टर रेट पे एबीसी की कंपैरिजन में, जिसकी वजह से एमसी कर्व इज स्टीपर देन एबीसी कर्व। बिल्कुल कॉपी पेस्ट है, बस एसी को चेंज करके क्या कर देना है, एबीसी कर देना है, और ग्राफ्स को बस क्लोजली ऑब्जर्व कर लेना है, ठीक है ना। आ जाओ, ये हो गया हमारा। अब हम लोग करेंगे आगे की चीजें। अब बारी आती है एसी, एबीसी और एमसी, इन तीनों को हम लोगों ने कंबाइन कर दिया कि तीनों को अगर कंबाइन कर दे तो किस तरीके का ग्राफ बनकर आएगा। यानी बड़ा क्रेजी होगा, पढ़ने में मजा भी आएगा आपको। आओ जरा समझते हैं। एसी, एबीसी और एमसी तीनों यहां पर इंक्लूड हो रखे हैं, ठीक है ना। उसमें फटाफट से जल्दी से 1 मिनट रुको, ये लो हमने यहां पर कर दिया। ध्यान से देखना, पहले ग्राफ समझा दूंगा। एसी सबसे ऊपर रहेगा क्योंकि सबसे बड़ा एसी होता है, और एक वो कटोरी जैसा गहरी कटोरी वाला यू कर्व बन गया। एमसी बिल्कुल वो नाइकी का लोगो एक ऐसे करके स्टीपर बनेगा, और एबीसी जहां से एमसी जहां से शुरू हो रहा है, एबीसी वहीं से शुरू होके एक थोड़ी कम गहरी कटोरी बनेगी। अब एक चीज नोटिस करना कि एमसी दोनों को काटेगा, इसको पहले इसके मिनिमम पे काटेगा और फिर जाते 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 एसी को भी यहां पे इसके मिनिमम पे काट दिया। एक पतंग की तरह देखो कि एमसी का जो धागा है वो बिल्कुल इधर मिनिमम से ले तेरे को एबीसी काटा, यहां से यहां गया, फिर एसी को भी उसके मिनिमम पॉइंट पे काटा और फिर वो निकलता चला गया। पर एक चीज नोटिस करना, जैसे ये काटता है, जैसे ही ये काटता है, उसके बाद दोनों इंक्रीज होने चालू हो जाते हैं। ये समझो कि एक बड़ी, क्या बोलो, चलो एग्जांपल वो देने का फायदा नहीं है, आप डायरेक्टली यहां पे आ जाओ, वरना मैं इसको रिलेट करा सकता था बट वो बेकार की स्टोरी हो जाएगी। एनीवेज, अब एक बार हम लोग यहां पर देखते हैं कि जब एमसी इज लेस देन एसी एंड एबीसी, जब तक एमसी क्या है, नीचे है, एसी और एबीसी दोनों के बोथ ऑफ देम फॉल कर रहे हैं विद इंक्रीज इन आउटपुट। सही बात है, दोनों ही क्या कर रहे थे, फॉल कर रहे थे विद राइज इन आउटपुट। यहां से यहां ये फॉल कर रहा है, यहां से यहां ये फॉल कर रहा है। When MC becomes equal to AC and ABC, they become constant. जब यहां पर ये इक्वल हो रहा है दोनों के, उस टाइम पे AC भी कांस्टेंट है और वहां पे ABC भी कांस्टेंट है। बिल्कुल सही बात है। और जब MC कर्व कट करता है AC कर्व और ABC कर्व को उनके मिनिमम पॉइंट पे, दोनों के मिनिमम पॉइंट पे कर्व कट करता है, ये तो साफ दिख रहा है हमको। और when MC is more than ABC, both rise and increase in output. यानी कि जैसे ही वो कट करके ऊपर जाता है और उनसे ज्यादा हो जाता है तो दोनों इंक्रीज करना स्टार्ट करते हैं। जो ऊपर हमने दो अलग अलग बातें लिखी थी, अब उन्हें कंबाइन करके एक स्टोरी में हम लोग कह रहे हैं। क्या बात समझ आ गई आपको? बिल्कुल समझ आ गई। और यही जो सेम चीज मैंने यहां पर लिखवाई है, वही आप चाहो तो यहां से भी ऑब्जर्व कर सकते हो।
कोई नई चीज तो है नहीं जो आपकी नजरों से बची हो। इट्स जस्ट कि आपको एक ग्राफ देखकर समझ आना चाहिए कि क्या बातें लिखी हुई हैं। अभी ना मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस एएफसी है, अभी इस चीज का एक्सप्लेनेशन एसी और एबीसी के जो सेपरेट, अभी आगे एसी और एबीसी का भी रिलेशनशिप आएगा, वहां पे डिटेल में बताऊंगा। अभी यहां पे हम लोग सिर्फ 3 लोगों की रिलेशनशिप की बात कर रहे थे, एसी, एबीसी और एमसी की। तो आप कहोगे कि सर फिर यहां पे एएफसी की बात क्यों नहीं की गई? भाई वो इसलिए नहीं की गई क्योंकि उसका एमसी से कोई लेना देना नहीं है। आप एक बात बताओ, आप 3 दोस्त हो, मतलब 3 दोस्त नहीं हो, आपका एक दोस्त है किसी और ग्रुप का, एक दोस्त है किसी और ग्रुप का। अब अगर एक बात बताओ, तीनों दोस्त अगर मिलते हो जिसमें ये दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से नहीं जानते, तो आप ऐसी कोई बात करोगे उनके बीच में जो सिर्फ इन दोनों के बीच की बात है या इन दोनों के बीच की बात है? आप ऐसी कोई बात करोगे ना जो कॉमन होगी, तीनों लोग जिस चीज को एंजॉय कर पाएंगे। यहां पर उसी की बात हो रही है कि 3 दोस्त मिले हैं जिसमें एमसी का कोई लेना देना नहीं है एबीसी से सेपरेटली और एसी से। तो अगर इनका सेपरेटली लेना देना नहीं है तो हम एक कॉमन पॉइंट इन तीनों के बीच का ढूंढेंगे और वहां पर रिलेशनशिप में लिखेंगे। जब सिर्फ एसी और एबीसी की बात आएगी तो डिटेल में बात करेंगे यार, खूब पुराने हंसी ठट्टे मचाएंगे हम लोग, ठीक है ना? आ जाओ आगे चलते हैं। ये आ गया हमारा, अभी जस्ट बात करी हमने और आ गई एसी और एबीसी के बारे में बात करने के लिए, और बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, बहुत सारी बातें हैं। ग्राफ मैंने कॉपी पेस्ट करा है, बिल्कुल सेम टू सेम करा है, क्योंकि एसी और एबीसी जब अपना डिस्कशन कर रहे थे अपने बारे में, अपनी पुरानी यादों को ताजा कर रहे थे, अपने रिलेशनशिप को, तो उन्हें याद आया कि सेम बंदे ने हमको काटा था और नीचे से काटा था। ये एक कॉमन पॉइंट है, बात समझ आ रही है? तो एसी एंड एबीसी, एसी इज ग्रेटर देन एबीसी बाय द अमाउंट ऑफ एएफसी, सही बात है। एक बात बताओ, एसी आपको ऊपर दिखेगा, ये देखो, ये एसी है, ये एबीसी है, ये बड़ा है ना एसी एबीसी से, और कितने अमाउंट से बड़ा है? जितना एएफसी होगा उतने से बड़ा है। कैसे पता चल रहा है भाई? पता ऐसे चल रहा है, ये एसी है, ये एबीसी है, एसी इज इक्वल टू एएफसी प्लस एबीसी होता है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस सिर्फ क्या है? एएफसी है, क्योंकि 12 प्लस 6 इज इक्वल टू 18 होता है, 6 प्लस 5 इज इक्वल टू 11 होता है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि एसी और एबीसी के जो बीच का गैप है वो और कुछ नहीं, एएफसी है? तो क्या मैं एक और बात कह सकता हूं कि विद टाइम जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होगा, एसी और एबीसी के बीच का जो गैप है वो कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, क्योंकि जो एएफसी है वो तो फॉल करता रहता है ना, बताया था मैंने आपको, फॉल करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, वो बिल्कुल सिर्फ कम होगा बट जीरो नहीं होगा कभी। एएफसी कभी जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तक आपके न्यूमरेटर में कोई पॉजिटिव वैल्यू है, यानी कि टीएफसी है, तब तक एएफसी क्या होगा? जीरो नहीं हो सकता है। और अगर एएफसी जीरो नहीं हो सकता तो एबीसी और एसी कभी इक्वल नहीं हो सकते। सब कंफ्यूज हो रहे हैं? अरे क्या कंफ्यूज होना भाई, एसी और एबीसी के बीच का डिफरेंस क्या है? एएफसी। एएफसी बार बार रिड्यूस होता है, आउटपुट के इंक्रीज होने से रिड्यूस होगा, रिड्यूस होगा तो एसी एबीसी के बीच का गैप क्या होता जाएगा? रिड्यूस होता जाएगा। बट वो इतना रिड्यूस कभी नहीं होगा कि ये दोनों आपस में कभी इक्वल हो जाए, क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंस एएफसी है वो कभी जीरो नहीं हो सकता। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो देखो यहां पे ग्राफ वही शो कर रहा है कि जैसे जैसे आउटपुट यहां से यहां इंक्रीज हो रहा है, एसी और एबीसी के बीच का गैप देखो कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और ये लास्ट में ऐसे जाके ना ऐसे और कम होगा, कम होगा, कम होगा, नजदीक से नजदीक पहुंच जाएंगे बट कभी एक नहीं हो पाएंगे। आइए, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन एसी एंड एबीसी, इसे वर्टिकल डिस्टेंस बोलते हैं, कंटिन्यूज टू फॉल विद इंक्रीज इन आउटपुट, क्योंकि जो गैप है उनके बीच का वो एएफसी है, which continues to fall with rise in output. But AC और ABC curve can never intersect each other. आपस में मिल कभी नहीं पाएंगे, क्योंकि मिलने के लिए AFC का जीरो होना जरूरी है, but AFC can never be zero. AFC can never be zero क्यों होता है सर? क्योंकि AFC का फॉर्मूला होता है TFC अपॉन में आउटपुट। और मुझे एक बात बताओ, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कभी जीरो हो सकती है क्या? कभी जीरो नहीं हो सकती। और अगर न्यूमरेटर जीरो नहीं हो सकता तो AFC की वैल्यू कैसे जीरो हो सकती है? बात खत्म। डेसिमल्स में पहुंच जाएगी, 0.0004 पहुंच जाएगी बट कभी जीरो नहीं होगी। बोथ एसी एंड एबीसी कर्व आर यू शेप्ड ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। पता है एमसी कर्व कट कर रहा है एसी और एबीसी, पहले से डिटेल में पढ़ चुके हैं, इसके मिनिमम पॉइंट पे और इसके मिनिमम पॉइंट पे कट करेगा, उनके मिनिमम पॉइंट्स पे। बस एक चीज समझनी है और ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई जो एसी का मिनिमम पॉइंट है
वो राइट साइड में आता है, देखो राइट साइड में आता है एबीसी के मिनिमम पॉइंट के, या आप ये बोल सकते हो कि एबीसी का मिनिमम पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड में आता है एसी के मिनिमम पॉइंट पे। भाई यहां से एमसीक्यू के लिए असर्शन रीजन के लिए स्कोप खुल जाते हैं, तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इसको डिटेल में समझ लेना, ठीक है ना। तो मिनिमम पॉइंट ऑफ एसी कर्व लाइज करता है राइट ऑलवेज टू द राइट ऑफ द मिनिमम पॉइंट ऑफ एबीसी कर्व। दो रिलेशनशिप बचे हैं, हमारा चैप्टर होता है खत्म। अब एसी की बात बहुत हो गई है भाई, अब चलेंगे हम सीधे टीसी और एमसी की। टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट की हम लोग बात करने वाले हैं। अगर आपको याद हो स्टार्टिंग में टोटल कॉस्ट जो था वो हमारा यहां से शुरू होता था वाई एक्सिस से, और एक इनवर्सली एस शेप्ड कर्व होता था। स्टार्टिंग में आपने पढ़ा है, ये इनवर्सली एस शेप्ड मैंने एक कर्व बना दिया। और एमसी तो बेटा हमारा इस तरीके से नाइकी का लोगो था ही। अब आपको सिर्फ एक चीज देखनी है, मैं चलो एक काम करता हूं, एक सेकंड मैं पॉज कर रहा हूं, फिर यहां पे टेबल ला रहा हूं। आ जाओ, आपकी टेबल यहां पे आ गई है। आप एक चीज नोटिस करना, ध्यान से सुनना। जब जब जैसे जैसे देखो यहां से यहां तक मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, पढ़ने का तरीका दिखा रहा हूं नोट्स को। 6 से 4 ये रहा। एमसी क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। एमसी रिड्यूस हो रहा है तो टीसी ऐसा नहीं है कि वो इंक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज होगा। एमसी जो होता है वो टीसी के रेट को बताता है कि अगर एमसी, देखो मैं आपको एक सिंपल सी चीज बता रहा हूं, अगर एमसी इंक्रीज हो रहा है तो टीसी इंक्रीज होगा एट इंक्रीजिंग रेट, एट इंक्रीजिंग रेट। अगर एमसी डिक्रीज होता है तो ऐसा नहीं है कि टीसी इंक्रीज नहीं होगा, टीसी इंक्रीज होगा, बट जो रेट होगा, स्पीड होगी, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी एट डिक्रीजिंग रेट। यानी कि जब देखो ये 6 से 4 हुआ, डिक्रीज हुआ, तो देखो पहले ये 12 से 18 हुआ था, 6 से इंक्रीज हुआ था, अब सिर्फ 18 से 22 हुआ है, 4 से इंक्रीज हुआ है। क्या बात समझ आ रही है? यानी कि जब एमसी डिक्रीज हो रहा है तो टीसी इंक्रीजेज एट अ डिक्रीजिंग रेट। फिर उसके बाद जैसे ही एमसी ने इंक्रीज होना स्टार्ट कर दिया, 4 से 5, 5 से 9 और 9 से 11, तो टीसी इंक्रीज कर रहा है एट द इंक्रीजिंग रेट। अगर आप देख सकते हैं यहां पे क्लियरली +5 हो रहा है, +9 हो रहा है, +11 हो रहा है, इस तरीके से। और देखो यहां पे वही चीज बता रही है, ये देखो दोनों यहां से यहां तक टीसी क्या हो रहा है, इंक्रीज तो हो रहा है बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। फिर इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद टीसी स्टार्ट कर देता है इंक्रीज होना इंक्रीजिंग रेट पे। और अगर इसी के पैरेलल बिल्कुल हम लोग मार्जिनल कॉस्ट की बात करें तो यहां से यहां तक एमसी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये अपने मिनिमम पॉइंट पे जैसे ही पहुंचा एमसी, और उसके बाद जैसे इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ तो टीसी भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया एट द इंक्रीजिंग रेट। सर ऐसा कब हो सकता है कि टीसी फॉल करेगा तो एमसी के साथ क्या होगा? टीसी तब फॉल करेगा जब एमसी नेगेटिव होगा, यानी कि एमसी के नेगेटिव होने से टीसी फॉल करेगा। आई होप आपको ये चीज क्लियर है। वही बातें यहां पे लिखी है, व्हेन टीसी राइजेस एट डिमिनिशिंग रेट एमसी भी डिक्लाइन करेगा, या फिर जब एमसी डिक्लाइंस टीसी राइजेस एट अ डिक्रीजिंग रेट। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बोल सकते हो। एट पॉइंट क्यू, दिस इज पॉइंट क्यू, टीसी स्टॉप कर देता है इंक्रीज होना एट डिक्रीजिंग रेट, क्योंकि एमसी अपने मिनिमम पॉइंट यानी कि ई पे पहुंच चुका है, यहां पे मिनिमम पॉइंट पे पहुंच चुका है। अब इस गोली की स्पीड में इंक्रीज होगा, एंड बियॉन्ड पॉइंट क्यू टीसी इंक्रीज करेगा एट इंक्रीजिंग रेट, क्योंकि अब उसका भाई एमसी भी इंक्रीज हो रहा है। अगला टीबीसी एंड एमसी के बीच का रिलेशनशिप कुछ नहीं है भाई, बड़ा इनफॉर्मल सा रिलेशनशिप है भाई। टीबीसी ये रहा, एमसी ये रहा। आप चाहो तो इससे निकाल सकते हो। एमसी को अगर हमें निकालना हो, एमसी इज नथिंग बट एडिशन टू टीबीसी व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड। सही बात है कि भाई एक यूनिट ऑफ आउटपुट बनाने के लिए टीबीसी कितने से इंक्रीज हुआ है, 6 से 10 हुआ है, तो यही उसका एमसी है। 10 से 15 हुआ है तो वही उसका एमसी है, ठीक है ना। टीबीसी कैन बी ऑब्टेन्ड, टीबीसी को अगर ऑब्टेन करना है तो कैसे करेंगे? समेशन कर दो सारे एमसीज का, जितनी यूनिट प्रोड्यूस हुई है वहां तक। यानी कि अगर आपको यह निकालना है कि थर्ड यूनिट पे कितना टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, कितना है, तो यहां से लेके यहां तक जितने एमसीज हैं सबको प्लस कर दो। 0 से लेके 3 तक जितने एमसीज हैं सबको प्लस कर देना, समेशन कर देना, टीबीसी आ जाएगा। वही वाली बात लिखी हुई है। और अगर इसे ग्राफिकली प्रेजेंट करना हो तो भाई एमसी के नीचे का जितना एरिया होता है
उस सब एरिया को आप किसी भी पॉइंट पे प्लस कर दोगे तो वही टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो टोटल एरिया अंडर एमसी कर्व विल बी इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट। क्वेश्चन किस तरीके से आता है, एक एमसीक्यू पूछ सकते हैं आपसे और उसमें एक ग्राफ बना के दिखा देंगे, तो एक रीजन को शेड कर देंगे और आपसे पूछेंगे ये शेडेड रीजन है क्या एग्जैक्टली। सो यू कैन टेल कि जो शेडेड रीजन है वो टीवीसी है। सर क्या ये टीएफसी नहीं होगा? नो, ये टीएफसी नहीं होगा, क्योंकि भाई सॉरी सर क्या ये टीसी नहीं होगा? नहीं, ये टीसी नहीं होगा, क्योंकि जो टीसी है उसके अंदर टीएफसी का कंपोनेंट भी होता है और टीवीसी अकेले रिस्पॉन्सिबल होती है एमसी को चेंज करने के लिए। दैट्स इट। इसके साथ ही हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है, सारे रिलेशनशिप खत्म होते हैं। थोड़ा टाइम लग गया बट क्या करें, बड़ा चैप्टर था, वक्त तो लगना ही था। कॉस्ट क्लास 11th न्यूमेरिकल्स करके अगर आप टाइप करेंगे तो इस चैप्टर के आपको न्यूमेरिकल्स भी वहां पे नजर आ जाएंगे। काफी अच्छी वीडियो बनाई है एंड बच्चों का रिस्पांस भी काफी अच्छा आया है। और अगर नहीं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक वगैरह अटैच कर दूंगा। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। ठीक है ना, अभी के लिए इतना करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाय बाय एंड टेक केयर।